साफ लिखा है कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करना है। हम एलएलपी की बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उनके काम को समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक एलएलपी कैसे बनती है। अब एलएलपी बनने की अगर मैं एक बार सिंपल प्रोसेस बोलूं तो एक फॉर्म भरना होता है, आरओसी के पास जा रहे हैं ना, हम अपना क्या करवा रहे हैं, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन मतलब एलएलपी बनाना है। तुम्हारे पास क्लाइंट आता है तो तुम्हें एक फॉर्म कहां से डाउनलोड करोगे, एमसीए, एमसीए की वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड करोगे, फॉर्म का नाम बता के रखा है, ठीक है, FILLIP, ठीक है। तो ये फॉर्म का नाम है, याद रहता तो वेरी गुड, नहीं तो क्या बोलोगे, प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखोगे या फिर नाम याद कर लो भैया, वेरी गुड। चलो, किसको देना है भाई, आरओसी को देना है, अलोंग विद दी, बिना फीस के दोगे क्या, फॉर्म विथ फीस। अब फॉर्म की डिटेलिंग, भैया फॉर्म में क्या क्या लिखा होगा, एलएलपी का नाम, बिजनेस बताओगे जैसे कंपनी की मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट बताते थे, चलो एड्रेस बताओगे कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, नेम एड्रेस किसका बताओगे भाई, सारे के सारे पार्टनर्स और सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर, हम सब पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर है, पनस और मैं डेजिग्नेटेड है, बाकी सब पार्टनर, तो हम पूरी डिटेलिंग बताएंगे कि भैया हम 20 लोग पार्टनर हो गए और इसमें से 2 लोग कौन से डेजिग्नेटेड है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरो विथ फीस, फॉर्म के अंदर की डिटेलिंग। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये क्या लिखा है, कुछ डीपिन लेना पड़ता था, जैसे कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक डिन नहीं होगा, ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी क्या लेना पड़ता है, डीपिन। फुल फॉर्म बताओ जरा, डीपी मतलब क्या हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर, आईएन मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो वेरी गुड। इफ पार्टनर डज नॉट हैव, अगर उसके पास डीपी नहीं है जो वो रिलेट करे कि डिन नहीं है, तो भैया आप नहीं बन सकते, दे मस्ट अप्लाई, पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर ही आप बन पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बन पाओगे। चलिए, एलएलपी का नाम रखा होगा एक, ठीक है, कंपनी में होता था रिजर्व करके रखने का, सेम एलएलपी का भी नाम रिजर्व करके रखना है, ठीक है। नॉट डन अर्लियर, यू कैन अप्लाई फॉर द नेम रिजर्वेशन थ्रू दी फॉर्म, इसी फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नाम भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक फॉर्म से बहुत सारे काम हो सकते हैं। याद करो सेकंड चैप्टर जब अभी हमने इसी सेटिंग अप का पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था, कंपनी का एक फॉर्म था, स्पाइस कुछ याद आ रहा है ना, INC 32 करके था, इससे बोला था एक फॉर्म से बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्या क्या आ जाता है, कंपनी का नाम हो जाएगा, कंपनी को डिन लेना है, फिर उसका एक टैन करके भी था ना, मैंने कहा था टैक्स का, जीएसटी, ऐसे बहुत सारे, एक फॉर्म से बहुत सारे काम, तो सेम यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि भाई आप चाहो तो इसी फॉर्म से क्या कर सकते हो, नेम रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बाय प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल आप लोगों, ठीक है, साफ साफ इन्होंने बोला स्टेटमेंट हमें चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ, साइन बाय दी, या तो साइन कौन करेगा, CS, या तो कौन करेगा, CA, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंश्योर द LLP कंप्लाई विद द एक्ट। जब भी कंपनी कंपनी का फॉर्म भरते हैं तो भैया स्टैंप मार के हम देते कि भैया इन्होंने जो इनकॉर्पोरेशन किया एज पर रूल्स रेगुलेशन किया, सेम एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है एज पर क्या हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन। तो ये आपको अलग से स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि इन्होंने एलएलपी एक्ट में जितनी बातें लिखी उन सबको क्या किया है, कंप्लाई किया। नेक्स्ट, टाइम फॉर क्या लिखा है, रीसबमिशन। इफ द रजिस्ट्रार फाइंड एनी डिफेक्ट, हो सकता है उसे कुछ डिफेक्ट्स दिखे, कुछ चीजें ऊपर नीचे मिली, तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, एडिशनल। एप्लीकेंट विल गिव 15 डेज, 15 दिन का समय दिया जाएगा, फटाफट वो इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन जो रजिस्टर आपसे मांग रहा है, ठीक है, रीसबमिट करो। टोटल प्रोसेस कभी भी समय 30 दिन से ज्यादा नहीं, मतलब एक बार 15 दिन दिया, मे बी एक्सटेंड हो गया तो अनदर एक और 15 दिन दे दो, लेकिन 30 दिन से कभी भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। और फाइनली सारी चीजें सही हो जाएंगी तो कंपनी को सिन मिलता था, कुछ याद आ रहा है, बताओ जरा सिन का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे भी अगर आपका एलएलपी हो जाता है तो आपको भी यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रजिस्ट्रार को इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म 16 में, आपको फॉर्म 16 याद करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग पेन आपको मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, मतलब एक फॉर्म से सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएगी। कुल मिलाकर वापस किया क्या, आपने किया क्या, फॉर्म फिल किया, इन्होंने फिर क्या बताया, फॉर्म की डिटेलिंग बताई, फिर उन्होंने बोला कि भैया एक बार रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया, रजिस्ट्रार के पास पहुंचते ही अगर उसे कुछ गड़बड़ दिखी तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग लिया, इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद उसे लगता है कि सारी चीजें सही है तो आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया, दैट्स इट। एक छोटी शॉर्ट प्रोसेस समझ में आ रही है, पहले आप एप्लीकेशन दोगे विथ जितने डॉक्यूमेंट अटैच करके विथ फीस सारी चीजें आप दे दोगे, वहां से वो सारी चीजें चेक करेगा, अगर लगता है कि कुछ चेंजेस है, कुछ गड़बड़ियां है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आप देते हो, उसके बाद सब ठीक लगता है तो यस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस हमने समझ ली, वेरी गुड,
रन नहीं होता है सेम जैसे कंपनी की तरह। तो अब मैंने आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बता दिया, रन वाली बातें यही सब इन्होंने दे रखी है जो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एलएलपी को चलो इनकॉर्पोरेट करने जा रहे, तो भैया एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए याद करो, प्राइवेट पब्लिक कंपनी कुछ सब्सक्राइबर्स होते थे, तो भैया कितने पार्टनर चाहिए हमें? मिनिमम 2, 2 और मोर पर्सन। चलो फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसको फाइल करेंगे? किसको करोगे? आरओसी को करोगे। पहला पॉइंट बोलता है 2 पार्टनर ढूंढो, सेकंड बोलता है ढूंढ लिया तो एप्लीकेशन डालो, फॉर्म भरो, किसको? आरओसी को। नेक्स्ट बोलता है सी, प्रोफेशनल, जब ये फॉर्म भरोगे तो कुछ प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल के नाम क्या थे? सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट सब, ठीक है। आपकी मॉड्यूल में किसको हाईलाइट कर रखा है? ऑब्वियसली हम हाईलाइटर रहेंगे, है ना। चलो, तो इन्होंने कहा कि भाई फॉर्म भरना और इसमें लिखना, क्या लिखना है? सारी रिक्वायरमेंट जो इस एक्ट ने बोल रखी है, रूल्स ने बोल रखा है, वो सब क्या कर दिया है? कंप्लाई। क्या ये 3 बातें समझ में आ गई? पहला क्या बोला? 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में काम करना चाहते हैं, आरओसी जाकर क्या करो? फॉर्म फाइल करो। फॉर्म फाइल करने के बाद क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फाइल करोगे तो साथ में कंप्लाई का एक सर्टिफिकेशन दे दो कि सारे रूल्स रेगुलेशन इन लोगों ने फॉलो करके रखे। क्लियर है? पक्का प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इसकी हेडिंग मैंने क्या बना दी? इसकी हेडिंग क्या बना दी है? 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स, फाइल टू आरओसी। और इसकी हेडिंग क्या बना दी? डिक्लेरेशन बाय दी प्रोफेशनल्स। ट्राई करो हेडिंग बनाना, जितनी ज्यादा हेडिंग बनाओगे उतना बेटर होता है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लैरिटी है? पहला मिनिमम 2 पार्टनर्स, दूसरा फाइल टू आरओसी, तीसरा डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स। क्या डिक्लेयर करेंगे प्रोफेशनल? सर्टिफाई करेंगे। क्या सर्टिफाई करेंगे? सारे कंप्लायंसेस हो गए एज पर एक्ट, ठीक है। चलो, सबसेक्शन 2 बोलता है, अब भाई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मैंने अभी फॉर्म का नाम बताया, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्म भरने का किसको? आरओसी को। अब इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर डज नॉट, अब ये वही वाली जनरल बातें कि अगर उनके पास क्या नहीं है, डीपिन नहीं है या फिर डिन नहीं है, तो भैया प्लीज ले लो एप्लीकेशन डीपिन नॉट बाय मोर देन 5। इन्होंने कहा कि भैया मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए थे? पक्का? मेरी इच्छा है 2 से ज्यादा रखने की, रख सकती हूँ। मिनिमम 2 डायरेक्टर कंपनी में, लेकिन मुझे भैया 10 की जरूरत है तो रखो ना। तो सेम एक्ट बोलता है मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा रखना है रखो, लेकिन प्लीज जो ये फॉर्म भर रहे हो ना, इस फॉर्म से आप कंपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हो और साथ में डिन के लिए भी अप्लाई कर रहे हो इन डेजिग्नेटेड पार्टनर के। तो एक काम करो, यहाँ पे आप बस मिनिमम मैक्सिमम कितने? 5 ही लोगों का डिन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या ज्यादा आप डेजिग्नेटेड पार्टनर रख सकते हो, लेकिन इस फॉर्म के थ्रू आपको बस 5 दिन अलॉट होने वाले, वो ये 5 लोगों की बात कर रहा है। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? नेम रिजर्व कर सकते हो। एप्लीकेंट हेड अप्लाई किसके लिए? रिजर्वेशन ऑफ नेम। क्या कुछ याद आ रहा है? एक रन, जैसे कंपनी का रन था वैसे इसमें भी रन, मतलब आपको एमसीए की वेबसाइट में जाना है, रन करके एक लिखा होगा एमसीए का जो वर्क स्पेस होता है, ठीक है, सर्विस होता है, उसमें रन में जाना, क्लिक करना, एक ऐसे सर्च ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें कोई भी नाम लिखोगे तो अगर उससे 100 कंपनी अगर आपको दिख रही है, 100 एलएलपी दिख रही है, तो भैया वो नाम आपको अलॉट होने वाला नहीं है। तो सेम यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि भैया एक बार ना रिजर्वेशन करने से पहले ना प्लीज ये सारी सर्विसेज यूज करो और डिसाइड करो कि नाम रखना भी है कि नहीं। क्लैरिटी है? चलो, नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या लिखोगे? नाम लिखोगे, बिजनेस क्या करता लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, हर पार्टनर का नाम पता लिखोगे, डेजिग्नेटेड कौन है लिखोगे, अभी शॉर्ट में पढ़ाया ना बच्चा। फिर अदर इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है, अगर आपके रजिस्ट्रार को दिखता है कुछ डिफेक्टिव या फिर कुछ इनकम्प्लीट, तो आपको कितने दिन का समय देगा? 15 दिन का समय देगा। इन्होंने कहा एक और अपॉर्चुनिटी दे सकता है 15 दिन की, लेकिन कभी भी कितना नहीं करना? 30 डेज से ज्यादा नहीं। मतलब कि मैक्सिमम आपको बस 30 दिन का समय दिया जाएगा, पहले तो 15 दिन, लेकिन कुछ रीजन है जिस कारण से आप जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, तो एक और अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मतलब 15-15 की बस 2 बार, इसके बाद नहीं। भैया सफिशिएंट टाइम दे दिया, ठीक है। सारी चीजें एकदम सही होगी तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा? रजिस्ट्रार क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट कर देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट फॉर्म 16 में दिया। अब ये फॉर्म 16 आपको इतनी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म मैं चाहूंगी कि कंपनीज एक्ट के याद करो तो ज्यादा बेटर है। क्लैरिटी है? पक्का? प्रोसेस समझ में आ गई? ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस। जनरल प्रोसेस मैंने क्या बताई? जाओ पहले रजिस्ट्रार के पास, प्रिस्क्राइब फॉर्म पूरी डिटेलिंग दो, ठीक है, कंप्लाइंसेस करो,
प्रोफेशनल भी दे देंगे कि भैया सब कर रखा है, वहां से एक रिप्लाई आएगा कुछ डिफेक्टिव है, कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट हो रही है, दे दो, 15 दिन का समय दिया, सब कुछ ठीक लगेगा तो वो कर दे, तो 3 पॉइंट्स में आपकी प्रोसेस खत्म। बहुत ज्यादा बिछाना नहीं, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ लिया कि भैया इस फॉर्म से आप और क्या क्या फैसिलिटीज ले सकते हो, तो इस फॉर्म से आपका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, डिन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कंपनी का नेम मिल रहा है, टैन मिल रहा है, पैन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, ये सारी जनरल बात बतानी पड़ेगी। इस फॉर्म के अंदर क्या डिटेलिंग होगी बतानी पड़ेगी, क्या क्या डिटेलिंग है, नाम बताओ पार्टनर का, कंपनी का नाम बताओ, सॉरी एलएलपी का नाम, 5 डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिन मिल पाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, क्लैरिटी है। अच्छा, फोटो लेनी है क्या, कोई एक लेकर ग्रुप में शेयर करे, है ना, पनस को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, किसी को फोन निकालने की जरूरत नहीं है, तो सब कट 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 करने लगते हैं, ठीक है, तो ग्रुप में शेयर करो। चलिए क्लैरिटी है। अब देखो, अब हेडिंग बिल्कुल प्लेन है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, कैसे इनकॉर्पोरेशन होगा बताओ, रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका इनकॉर्पोरेशन खत्म, साफ इन्होंने बोला इनकॉर्पोरेशन ना 14 डेज में हो जाना चाहिए, कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, जब आपने पूरे डॉक्यूमेंट दिए, अभी ऊपर पढ़ा हमने प्रोसेस, ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, एंड डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने क्या किया, सर्टिफिकेट दे दिया हमें, गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इनकॉर्पोरेट बाय द नेम, उसमें सील लगाई है, किसकी सील है, रजिस्ट्रार ने ऐसे सील लगा दी कि भैया बन गई है आज से तुम्हारी कंपनी, तो इन्होंने कहा कि भाई अब आपका जो ये सर्टिफिकेट है इसे क्या बोला जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस, कुछ सुना सुना सा है, अगर ये सर्टिफिकेट मिल गया दैट मींस आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, कल को बनाते वक्त कुछ गड़बड़ियां हुई, हमें ये बाद में बैकडेट से पता चलता है, तब भी कोई भी आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट तो एकदम सही है, आपकी एलएलपी तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो इनकॉर्पोरेशन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, ए पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब बदले में आरओसी ने सब कुछ देकर सर्टिफाई कर कर 14 दिन के अंदर सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब आपकी कंपनी क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट, और एक बार उसमें सील विल सब लग चुकी है, ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो ये आपके लिए क्या बन चुका है, कंक्लूसिव एविडेंस, तो इसका पूरा फोकस क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस, क्लैरिटी है। अच्छी बात है कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्या कंपनी लॉ याद आ रहा है, क्या कंपनीज एक्ट में हमने रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ा था, वेरी गुड, सेकेंड क्लॉज क्या वो चेंज हो जाता है, हमने बहुत डिटेलिंग पढ़ी थी, आप चाहो तो एक शहर से दूसरे शहर जाओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, याद है, या फिर शहर एक ही है, एक जगह से दूसरे, आरओसी भी चेंज होता था, वेरी गुड, सब पढ़ा था ना, आरडी भी चेंज हो जा रहा था कभी कभी तो, है ना, तो कुल मिला के उन्होंने बोला भैया एलएलपी का भी एक ऑफिस होगा आपका, आप चाहो तो चेंज करो, चेंज करने के लिए मना नहीं है, बस बता दो भैया, किसको बताओगे, आरओसी को बताओ, ठीक है, तो यही सारी बातें ऑडिट करें। एवरी एलएलपी, जितनी भी एलएलपी है जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, भैया हर एलएलपी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि भैया किसी को भी आपसे बात करनी होगी, ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस भैया इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको मिलेगा, तो इसीलिए कंपलसरी हर एलएलपी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, क्लैरिटी है, पक्का। चलो डॉक्यूमेंट यहीं पे सर्व किए जाएंगे, भैया आपके ऑफिस में कैसे डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, भाई पोस्ट के थ्रू आ सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट, एनी अदर मैनर, जिस भी तरीके से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है ये बता दिया है आरओसी को, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, एलएलपी में चेंज प्लेस ऑफिस रजिस्टर ऑफिस, प्लीज ये बात ना आप अपने बस रजिस्ट्रार को भी बता दो, तो कुल मिलाकर यहाँ पे इन 3 पैराग्राफ में एक ही बात बोली है, हर एलएलपी को अपना एक रजिस्टर ऑफिस रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन बातें होंगी, लेटर आपको मिलेंगे बाय पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट मिलेंगे, इसी एड्रेस में मिलेंगे, और प्लीज अगर आपने चेंज किया तो इन्फॉर्म करो ताकि ये कम्युनिकेशन उस नई जगह पर हो सके, दैट्स इट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया इफेक्ट क्या क्या होगा, आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन गई, तो भैया आपके नाम पर कोई केस कर सकता है और आप भी उस पर केस कर सकते हो, सारी कंपनीज एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ जाने चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्या लिखा है भाई, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल इमूवेबल अपने नाम पे खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप चाहो तो अपनी कंपनी एलएलपी की क्या कर सकते हो, कॉमन सील बना सकते हो, और एनी अदर एक्ट जो एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुल तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप तो और पॉइंट्स लिख सकते हो ना, बताओ और क्या क्या लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, परपेचुअल सक्सेशन है,
कंपनीज एक्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेपरेट एंटिटी बन चुकी हो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कम पॉइंट्स लिखे आप और इसमें एड ऑन कर सकते हो। ठीक, हेडिंग बताओ हमारी। डाउट है? नहीं रहते। क्या लिखा है? इफ इट डिसाइड टू हैव वन, अगर उन्होंने सोचा है कि हमारी कॉमन सील बननी है तो फिर आप बनाओ, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है, जस्ट लाइक अ कंपनी डीपी मेंटेन करके, क्योंकि इसमें सीएस का कोई रूल नहीं होता। ठीक है, चलिए, सीएस का रूल अपॉइंटमेंट में नहीं है, प्रैक्टिसिंग सारे काम करेगा। बनाएगा कौन? सीएस ही बनाएगा। अंदर के लॉज रूल्स रेगुलेशन कौन फॉलो करवाएगा? यही। ठीक है, हाँ 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 हाँ, इधर इधर। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? आईटेक्स हमारी एलएलपी, तुम लोग हम सब क्या है? पार्टनर्स। मेरे एग्जाम्पल में पनस और मैं क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। याद रहेगा? चलो, पहली हेडिंग मुझे बताओ क्या लिखा है? कौन है पार्टनर? जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जिनका नाम लिखा होगा, हम सबका पार्टनर का नाम लिखा है तो हम है वो पार्टनर। भविष्य में किसी और को पार्टनर बनाना चाहते तो भैया भविष्य में अग्रीमेंट में वो भी एड ऑन हो जाएगा। तो अग्रीमेंट पुराना हो चुका है रजिस्ट्रार के पास, तो नया वाला अपडेट भी करना पड़ेगा। यही बातें हैं। द पर्सन हु सब्सक्राइब द नेम इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है वही पार्टनर है। दूसरा, एनी अदर पर्सन में बिकम, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अग्रीमेंट में बस अपना नाम लिखवा ले। तो दो टाइप के यहाँ पे उन्होंने बताया, एक जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर है और एक जो भविष्य में आगे चलकर नए आएंगे। तो जो है वो तो है और आगे चल के पार्टनर से बन सकते हैं। क्लैरिटी? दो पॉइंट, दो बातें। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। अब अग्रीमेंट याद करो, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर, कंपनीज एक्ट क्या बोलता था? मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर ने साइन किया तो एक तरफ कंपनी है, एक तरफ कौन है? कंपनी। दूसरी तरफ कौन है भैया? उसके मेंबर्स। तो क्या मेंबर कंपनी के लिए बाउंड? क्या कंपनी मेंबर के लिए बाउंड? क्लैरिटी है? चलो, इन्होंने साफ बोला भैया अग्रीमेंट में साइन किया है, अग्रीमेंट में साइन किया है। अग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है? बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनर्स, अब देखो पार्टनरशिप फर्म की भी तो क्वालिटी है ना इसमें, पार्टनर्स के बीच में भी अग्रीमेंट हुआ है और किसके साथ हुआ है? एलएलपी के साथ भी। तो ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन दी पार्टनर्स और बिटवीन दी एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। क्लैरिटी? तो रिलेशन समझ में आया। वहां पे मेंबर टू मेंबर कुछ नहीं है, तो यहां पर पार्टनर टू पार्टनर है, वो भी एक लिमिट तक। वो लिमिट आपने अपने अग्रीमेंट में लिखी हुई है। ठीक है, चलो, अग्रीमेंट आप अपना किस फॉर्म में बनाते हो? हमें रिटर्न अग्रीमेंट ही चाहिए, हमें रिटर्न अग्रीमेंट ही चाहिए। अगर इस अग्रीमेंट में आपने कुछ भी चेंज किया, किसको बताओगे? आरओसी को बताओगे? चलो, मान लो अग्रीमेंट नहीं है, मान लो अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट में कुछ मैटर मिसिंग है, तो प्लीज पार्टनर डिटरमाइन बाय द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट शेड्यूल जो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। वापस आपने अपनी, हम सब ने मिलकर अपनी खुद की एक अग्रीमेंट बना रखी है। अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? तुम और मैं साथ में बैठेंगे, जो तुम बोलोगे वो भी लिखा जाएगा, जो मैं बोलूंगी वो भी लिखा जाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी। क्लैरिटी है? मान लो हमने अग्रीमेंट नहीं बनाया, अगर अग्रीमेंट नहीं बनाया तो फर्स्ट शेड्यूल में जितनी बातें लिखी हैं वो कॉपी पेस्ट। इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी का आर्टिकल, खुद का अपना पर्सनल आर्टिकल कस्टमाइज बनाया है, वेरी गुड। नहीं बनाया तो टेबल एफ, यहाँ पे टेबल एफ की जगह आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किसका? एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर है? पक्का? तो स्टार्ट करें। ये क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने साफ लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट ऑन सच मैटर द मैटर एज आर अंडर। ठीक है, आर एज अंडर। पहला स्टार्ट करूं, अग्रीमेंट। पहला पॉइंट सेम, फिर से वही बातें कह रहे हैं भैया, अग्रीमेंट नहीं है। या तो आपका अग्रीमेंट है या तो आपका अग्रीमेंट नहीं है तो उसे मानो, नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल में जो हम बोलेंगे वो मानो। पहला पॉइंट यही बात फिर से बोल रहा है। पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं ना। आओ सेकंड पॉइंट से मुद्दे की बात है। साफ बोल दिया सारे पार्टनर्स बराबर। नहीं बनाया ना तुमने अग्रीमेंट, कौन पैसा ज्यादा कम लाया हमें उससे लेना देना नहीं, सब बराबर हो जाएंगे। कैपिटल बराबर, प्रॉफिट बराबर, लॉस बराबर। क्लियर है? सेम पार्टनरशिप एक्ट जैसे। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपकी पार्टनरशिप है ना, इंडेमनीफाई वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? कंपनसेशन, कंपनसेट करेगा ईच पार्टनर। समझो, एलएलपी इंडेमनीफाई ईच पार्टनर। ऑर्डिनरी अपन समझते हैं बच्चा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग दी, जो भी नॉर्मल बिजनेस, जो रेगुलर आपका बिजनेस है, ठीक है, हम सब ने अपना
अग्रीमेंट में सारे काम लिखे, ठीक है। अब समझना, कुछ काम करना था जिसके लिए मुझे एलएलपी फर्म क्या देगी, पैसे देगी। अब भाई इमरजेंसी में काम करना था तो मैंने अभी अपने पॉकेट से पैसे निकाले और यूज कर लिया, तो भैया फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो मैंने अपना पर्सनल पैसा यूज किया तुरंत में इमरजेंसी में, वो पैसा मुझे क्या किया जाएगा, वापस। तो रीड करेंगे, एलएलपी शेल इंडेमनिफाई, फर्म मुझे देगी, मुझे हर पार्टनर को देगी, क्या देगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, वो पेमेंट मेड पर्सनल लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम, जो खर्चा मैंने पार्टनरशिप फर्म को लेकर, एलएलपी को लेकर जो मैंने खुद उठा लिया, जो मुझे नहीं उठाना था, वो किसका खर्चा था, फर्म का। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स एलएलपी, ठीक है। हो सकता है अभी हमारा जो एलएलपी है, रक्षिता ओमकार या फिर जो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल है, उनकी पेमेंट करने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैंने अभी क्या किया, अपने पॉकेट से दे दिया। देना किसको था, एलएलपी को देना था, मैंने अभी अपने अपने पॉकेट से पैसे को निकाल के मैंने उन्हें दे दिया। तो भैया एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मुझे रिइंबर्स करने की, मुझे पैसा वापस करने की, बस वो यही बात बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट वापस, एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच पार्टनर जो अपने पॉकेट से है ना अपना पर्सनल यूज कर लेगा, खर्चा कर लेगा, तो प्लीज ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट, इन्होंने कहा बिजनेस, याद रखना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, कुछ और खर्चे मैंने अपने फायदे के लिए कुछ कर लिया, उसके लिए थोड़ा ना पे ऑफ करेगा। एंड और एनीथिंग नेसेसरी, कुछ प्रिजर्व करने के लिए, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी था तो मैंने कोई एक एक्शन ले लिया जिसमें खर्चा हो गया मेरा, तो वो सारे खर्चे मुझे वापस किए जाएंगे। तो एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी, वो पर्सनल पैसा जो उन्होंने खुद का यूज कर लिया, या तो बिजनेस के ऑर्डिनरी के लिए, या फिर जरूरी था बिजनेस को बचाने के लिए, या फिर कुछ भी प्रिजर्व करने के लिए। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एवरी पार्टनर, उल्टा, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा था, एलएलपी देगा पार्टनर को, अब उल्टा क्या हो रहा है, पार्टनर देगा एलएलपी को। अगर कुछ भी उसके फ्रॉड के चक्कर में इस एलएलपी को कुछ भी नुकसान होता है तो भैया वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। थर्ड फोर्थ पॉइंट पढ़ क्या रहे जरा बताओ, फर्स्ट शेड्यूल पढ़ रहे क्या है ये, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सब हमारे लिए बराबर है। थर्ड क्या बोलता है, कोई पर्सनल खर्चा कर देता है तो एलएलपी पे करेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, पार्टनर के चक्कर में कुछ दिक्कत जाती है, लॉस होता है, तो पार्टनर पे करेगा, किसको, एलएलपी को। आ जाओ, एवरी पार्टनर में टेक इन दी, भैया काम करेगा ना, हर पार्टनर का काम क्या है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहे, काम करे। देखो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर तो हम किसका पकड़ने वाले, गला किसका पकड़ने वाले, डीपी का, लेकिन हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। ये देखो बड़ी बात क्या बोल दी, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना अग्रीमेंट खुद से बनाया है, अगर उसमें लिखा है तुमने कि भैया हर महीने पार्टनर को इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो फिर मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपने अपना खुद का अग्रीमेंट नहीं बनाया है और आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करो, तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कह रहा है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला पार्टनर को सीधा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए भैया अपना खुद का अग्रीमेंट बना लो। ये तुम्हें फोर्स कर रहे हैं अग्रीमेंट बनाओ, तुमने पैसा ज्यादा लाया कम लाया हम नहीं देख रहे, हम तो क्या कह रहे हैं, सब बराबर। तो साफ इन्होंने बोला भैया किसको कितना रेम्यूनरेशन जा रहा है, हम इन सारी पंचायत में नहीं पढ़ने वाले कि भाई कौन काम ज्यादा कर रहा है, काम ज्यादा करेगा तो रेम्यूनरेशन ज्यादा, कम करेगा तो कम, तो इस हिसाब से होगा। लेकिन अब क्योंकि इसकी खिचड़ी है तो साफ इन्होंने बोल दिया भैया रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला, इसलिए फर्स्ट शेड्यूल की जगह खुद का बना लो। नेक्स्ट क्या लिखा है, नो पर्सन, कोई भी नया पार्टनर तब तक नहीं आएगा जब तक सारे लोग हाँ ना बोल दे, ठीक है। चलो फिर उन्होंने बोला डिसाइड, अब किसी को निकालना भी है, ठीक है, नहीं अभी बिजनेस चेंज करने की बात करें, एनी मैटर इशू रिलेटेड टू एलएलपी डिसाइड बाय द रेजोल्यूशन। जनरली मैटर कैसे डिसाइड होंगे, मेजोरिटी से, ऊपर पढ़ा था, जनरली मैटर कैसे डिसाइड होते हैं, मेजोरिटी। लेकिन मटेरियल नेचर वाले अभी फीचर्स अभी हमने डिस्कस किया ना भाई, यही बस बोल रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे वापस, सारे के सारे डिसीजन कैसे ले जाएंगे, मेजोरिटी से। लेकिन मटेरियल मैटर्स सबकी कंसर्न, यही बोल रहा है, सारे रिजोल्यूशन जो भी पास किए जाएंगे मेजोरिटी, प्लीज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मत बोल देना, ठीक है। कंटिन्यू। लेकिन अगर आप क्या चेंज कर रहे हो, बिजनेस का नेचर ही चेंज कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। अभी एलएलपी कुछ और काम का धंधा कर रही थी, आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बदल दिया, तो उन्होंने कहा भैया ये मटेरियल नेचर है, आपको सबकी कंसर्न लेनी पड़ेगी, मेजोरिटी से काम चलने वाला नहीं है। सेम जो ऊपर पड़ा था मटेरियल नेचर। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे प्लीज इसकी भी मिनट्स बनेगी। व्हाट डू मीन बाय मिनट्स, समरी, मीटिंग में जो भी कुछ डिस्कस हुआ इसके जो मिनट्स बनेंगे विद इन 30 डेज, प्लीज सारी चीजें बननी चाहिए और संभाल के रखो,
ठीक, रजिस्टर ऑफिस में संभाल के रखेंगे। ईच पार्टनर जो भी अकाउंट बनाएगा एकदम सही बनाएगा, इंफॉर्मेशन सारी की सारी सही देगा। इफ पार्टनर विदाउट द कंसर्न एलएलपी कैरी एनी बिजनेस सेम नेचर। अब भाई ये 11 पॉइंट में पार्टनर क्या लफड़ा, क्या लफड़ा क्या भाई, हमारी कंपनी जो काम कर रही थी, पार्टनर अलग से वही काम कर रहा था भाई, तो कंपटीशन दे रहा है, कॉम्पिटिटर बना घूम रहा है पार्टनर ही अपनी एलएलपी का। तो साफ इन्होंने बोला कंपीट नहीं करना है। वापस रीड करेंगे, इफ अ पार्टनर किससे, विदाउट कंसर्न। अगर उन्होंने यहाँ बोल दिया है कि कॉम्पिटिटर बन, मार्केट में कॉम्पिटिशन दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम खुद ही देखो, इतनी सारी कंपनीज एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनी घूमती है सब एक ही कंपनी। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, इंडस्ट्रीज बताओ, ये कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्रीज में बताओ भाई, कोक पेप्सी ये सब क्या तुम्हें दिखते हैं? नहीं, ये कोक एंड थम्स अप सब एक ही है, लेकिन हमें हमें दिखने में क्या लगता है भाई, ये तो कॉम्पिटिटर्स है। तो ये स्ट्रैटेजीज है ना, कोई भी लो हमारा ही फायदा होने वाला है, ठीक है, हर जगह से हम ही जीतने वाले। तो जानबूझ के दो भाइयों ने आजू बाजू दुकान खोली, यहाँ से नहीं लोगे तो यहाँ से लोगे, तो भैया आ तो एक ही घर में रहा है पैसा, ठीक है। तो ये लिखा है, हाँ जानबूझ के प्लानिंग है ना। इफ द पार्टनर विदाउट कंसर्न, बिना कंसर्न के अगर कॉम्पिटिटर बना घूम रहा है, कैरी एनी बिजनेस सेम नेचर का या फिर कंपीटिंग विद द एलएलपी, ही मस्ट पे ओवर टू द एलएलपी ऑल द प्रॉफिट। कुछ भी प्रॉफिट होगा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया, ये विदाउट कंसर्न किया तुमने, कंसर्न होती तो भैया शेयरिंग डिसाइड हो जाता, नहीं है कंसर्न तो भैया दे दो, क्लैरिटी। नेक्स्ट, हाँ बेटा, हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, 20-20 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पार्टनर बहुत सारी एलएलपी में पार्टनर बना घूम रहा है, ठीक है। अब ये पार्टनर यहां पर भी है और सेम बिजनेस कहीं और भी है, मतलब दो है। अगर कंसर्न है तो कोई टेंशन नहीं है, हमने पहले बोल दिया था भाई मैं दूसरी जगह जो करो वो मेरा सेम कंपटीशन वाला काम कर रहा है, तुम अलाउ करोगे तो मैं कर रहा हूं, तुम अलाउ नहीं करो तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा। अलाउ कर दिया, कंसर्न है, कोई टेंशन नहीं। कंसर्न नहीं थी, चुपके किया, तो सारा प्रॉफिट अब आपको देना पड़ेगा। अलग फील्ड को लेकर कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने साफ बोला है सेम नेचर, फोकस इनका सेम नेचर है, क्लियर है। अलग फील्ड के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मेन कंपटीशन आ जाता है तो टेंशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक टीचर को रखती हूँ आईटेक्स में, मैं कहूँगी भैया पढ़ाओ, और वो कहेगा कि भैया मेरा कॉम्पिटिटर जो दूसरा इंस्टीट्यूट होगा वहां पे भी जाके पढ़ा रहे, तो दिक्कत है ना, हमने मना करके रखा है नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अगर हमने अलाउ कर रखा तो बात अलग है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, एवरी पार्टनर एनी बेनिफिट ड्राइव विदाउट कंसर्न एलएलपी। कुल मिलाकर कोई भी पार्टनर चुपके चुपके अपना सीक्रेट प्रॉफिट भी बनाएगा नहीं, कंसर्न नहीं है ना, तो सीक्रेट प्रॉफिट है, ठीक। नो मेजोरिटी, भैया आप सुनो क्या लिखा है, निकाल रहे हो तुम, जब रख रहे थे तो कैसे डिसीजन ले रहे थे, सारे लोगों की कंसर्न, तुम निकाल रहे हो, इन्होंने कहा है कोई भी मेजोरिटी से किसी पार्टनर को नहीं निकालेगा, अनलेस पावर एक्सप्रेस कर रखी है अगर अग्रीमेंट में, मतलब अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में जैसा लिखना है लिख दो, अदरवाइज मेजोरिटी से आप निकाल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, सब मिलकर ही कंसर्न देंगे किसी को निकालने, हम सब ने मिलकर बोला भैया इसको निकालने का है, तो भैया सबकी कंसर्न किसी एक ने, मैं ही मुकर गई, तो क्या तुम लोग मिलकर के इसको निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे लेता है। नेक्स्ट, ऑल डिस्प्यूट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन द टर्म्स एज ऑफ सच अग्रीमेंट शेल बी रिफर्ड आर्बिट्रेशन। क्या होता है आर्बिट्रेशन बताओ, थर्ड पार्टी, वेरी गुड, हम कोर्ट कचहरी में नहीं लेके जा रहे, ठीक है, इनके खुद के, हमने कहा कि भैया आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एक अलग से प्रोसेस जिसमें सेटलमेंट थोड़ा सा और जल्दी, मतलब हमने ट्रिब्यूनल सिस्टम्स बनाए, क्यों बनाए, मैटर को शॉर्ट करने के लिए, ये और दूसरा शॉर्टकट तरीका, कहीं जाओ ही नहीं, एक आर्बिट्रेटर को पकड़ो, वो सीएसबी बन सकता है, सीएसबी आर्बिट्रेटर बन सकता है, आर्बिट्रेटर को पकड़ो, उसके सामने अपने पूरे मैटर को डिस्कस करो, वो जो डिसीजन देगा उसे फॉलो करो, ठीक है। पढ़ा क्या हमने, ये जरा बताओ, फर्स्ट शेड्यूल क्या, अगर आपका अग्रीमेंट नहीं, एब्सेंस है, तो फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा फटाफट। पहला क्या बोलता है, यही वाली बातें बोलता है जो मैंने अभी अग्रीमेंट और ये बोला है ना, सेकंड से चालू करेंगे, सॉरी। सेकंड बोलता है इक्वल है, थर्ड क्या बोलता है, किसी ने अपना पैसा खर्च किया तो एलएलपी को देना पड़ेगा, फोर्थ क्या बोलता है, पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे एलएलपी अगर उसके चक्कर में कुछ खर्चा हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलता है, सबको पार्टिसिपेट करना है, सब मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे।
सिक्स पॉइंट क्या बोलता है? किसी को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, चाहते हो तो अग्रीमेंट बनाओ, ठीक है। सेवन क्या बोलता है? कोई नया पार्टनर लाना चाहते हो, सबकी परमिशन लो, वेरी गुड। एट पॉइंट, सारे डिसीजन मेजोरिटी से, लेकिन मटेरियल जैसे कंपनी नेचर, सॉरी एलएलपी का नेचर बदलना, तो भैया सबकी कंसर्न। नेक्स्ट नाइन पॉइंट क्या बोलता है? मिनट सारी चीजें रिकॉर्ड करो, मेंटेन करो, संभाल कर को 30 डेज के अंदर, वेरी गुड। 10, सारे अकाउंट, वेरी गुड, सारे अकाउंट्स अच्छे से सही तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। 11 पॉइंट क्या बोलता है? सेम काम मत करो भैया बाहर जाकर, कंसर्न है तो कोई टेंशन नहीं। 12 पॉइंट क्या बोलता? कोई गलत तरीके से बेनिफिट मत उठाना। 13 क्या बोलता? किसी को निकालना है तो सबकी परमिशन चाहिए, अगर चाहते हो मेजोरिटी से निकालो तो अग्रीमेंट बनाओ। 14, आप अपने मैटर्स को आर्बिट्रेशन में भी लेकर जा सकते हो, ताकि स्पीडली तरीके से आपके मैटर रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो, अब हेडिंग तुम्हें समझ में आएगी, क्या लिखा है? सीज करना बोले तो, सॉरी सेसेशन, ठीक है। एंड करना, खत्म करना, क्या खत्म कर रहे हैं हम? पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को। अब थोड़ा कंसेप्ट को आओ समझेंगे। अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, कोई भी पार्टनरशिप अपना एज अ पार्टनर खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म करने का तरीका अग्रीमेंट में लिखा होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। किसी को छोड़ना है भैया छोड़ दे, कैसे छोड़ेगा? जैसे अग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन हम कह रहे हैं भैया अग्रीमेंट ही नहीं बना, अग्रीमेंट ही नहीं बना, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, तो साफ इन्होंने लिखा है एक काम कर भाई, नोटिस दे दे खुद से कम 30 दिन, 30 दिन का नोटिस दे के आप निकल सकते हो कि भैया मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। ये खुद निकल रहा है, कोई निकाल नहीं रहा है, एक्सपेल नहीं कर रहा, ऊपर हमने निकालने के लिए अलग बातें पड़ी थी, ठीक है। अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि किस तरीके से निकला जाएगा, उसमें लिखा है 30 दिन, 60 दिन, 50 दिन, 25 दिन पहले नोटिस, तो वही। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो 30 दिन पहले एक नोटिस दो कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और आप छोड़ के जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जाओगे तो पैसा तो मिलेगा, अगर आप अपनी पार्टनरशिप छोड़ रहे हो तो कंट्रीब्यूशन आपने जो दिया है ना, पैसा तो आपने लगाया वो तो मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, ये कहानी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आ जाओ। ऊपर वाला पॉइंट बोल रहा है छोड़ना चाहते हो तो 30 दिन पहले का नोटिस देके छोड़ दो, या फिर अग्रीमेंट में जो लिखा है। लेकिन यहाँ हम कुछ केसेस पढ़ेंगे कि आपको छोड़ना पड़ ही जाएगा। पहला कब? भैया आपकी डेथ ही हो गई तो छूट गई आपकी पार्टनरशिप, या तो क्या हो गया, क्यों बोला डिसोल्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मर गई, इंसान मर गया, डेथ, बॉडी कॉर्पोरेट मर गई, डिसोल्यूशन। सेकंड क्या बोल रहा है? अनसाउंड माइंड, दिमाग ही नहीं है भैया, क्या काम धंधा करने वाले हो, अपना पैसा लो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ याद आ रहा है? अप्लाइड टू एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट या फिर डिक्लेयर, मतलब दोनों इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन, या तो इंसॉल्वेंट हो या तो अभी पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर 3 पॉइंट है। हम पढ़ रहे हैं कि कब आपकी पार्टनरशिप जो इंटरेस्ट है ये खत्म हो जाएगी। जब आपको खत्म करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अग्रीमेंट में आपने लिखा होगा ये, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो भैया 30 दिन का नोटिस दे दो। अब आप तो जिंदा इंसान हो इसलिए दे पा रहे हो, लेकिन यहाँ या तो मर गए हो, अनसाउंड माइंड हो, क्या ही नोटिस दोगे तुम 30 दिन का, तो भैया बिना नोटिस के निकलो। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंसॉल्वेंट, फिर ये नोटिस वोटिस वाली कहानी आप पे एप्लीकेबल नहीं है, क्लैरिटी। नेक्स्ट इन्होंने कहा पर्सन जो सीज हो रहा है स्टिल बीइंग अ पार्टनर, इसे हम पार्टनर तो मानेंगे अनलेस, समझना, हम सब पार्टनर, मैंने छोड़ दिया, ठीक है, अपने मन से छोड़ दिया, लेकिन कस्टमर क्लाइंट्स आते रहते होंगे इस फॉर्म में, उनसे जाके मैं डील करूँ, मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, आकर वो मुझे कुछ काम बता रहे हैं और मैं भी उसका काम वो कर रही हूँ, तो बच्चा फिर मैं उसके लिए लाइबल रहूंगी ना, क्योंकि कुछ पार्टनरशिप में कुछ याद आ रहा है, एक टर्म था स्टॉपल, बाय स्टॉपल आप पार्टनर बन जाओगे, कुछ याद आ रहा है? बाय स्टॉपल पार्टनर बन जाओगे, ठीक है। कि ए बी सी, मैंने एग्जांपल दिया था, ए और बी पार्टनर थे, सी पकड़ के लाता है ये मेरी है चलो, तो इन शॉर्ट छोड़ दिया ना। और क्लाइंट जब मेरे पास काम के लिए आया तो मुझे उसे बताना चाहिए था ना, मेरे को उसे बताना चाहिए था कि भैया मैं छोड़ चुकी हूँ, मुझसे मत काम कराओ, लेकिन मैंने नहीं बताया मैं काम करूँ, तो भैया मैं उसके लिए फिर पार्टनर हूं और उसके गलत कामों के लिए मैं लाइबल भी रहूंगी, क्लैरिटी, पक्का। चलो, तो दो काम पक्के से कर लेना, उस पर्सन को पक्के से नोटिस दे देना जो पर्सन आपके पास आ रहा है, और प्लस रजिस्ट्रार को भी डिलीवर करो अपना, है ना, कि भैया मैंने इसको पार्टनरशिप को एलएलपी को छोड़ दिया, क्लैरिटी है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है? अग्रीमेंट में लिखा है सीज करने का तरीका, नहीं लिखा तो
30 दिन का नोटिस दो। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं है, डेथ हो गई है भाई, दिमाग ही नहीं बचा भाई, अनसाउंड हो चुके हो, रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इंसॉल्वेंट हो गए, तो 30 दिन में क्या ही करोगे, फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हो भैया, निकलो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, स्टिल वो पार्टनर कहलाएगा सीज करने के बाद भी, कब, अगर नोटिस नहीं दिया या फिर क्या नहीं किया, आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, वो जो नोटिस था वो डिलीवर नहीं किया आपने किसको, भैया एलएलपी का भी काम है, भैया बताओ ना कि ये जा चुका है। नेक्स्ट, जो भी पार्टनर का सजेशन नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फॉर एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन, ठीक है, एलएलपी और द अदर पार्टनर एनी अदर पर्सन हु इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। सिंपल भाषा में बोलूं, क्या पास्ट पीरियड में जो भी मैंने आज छोड़ दिया, पिछले 2 साल से तो पार्टनर थी, एग्जाम्पल पिछले 2 साल से पार्टनर थी, इन 2 सालों में बाद में कभी कुछ गड़बड़ियां पता चलती हैं तो मैं उन 2 सालों के लिए लाइबल रहूंगी। आज मैं छोड़ चुकी हूँ, छोड़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 3 साल पहले मैं काम करती थी, मतलब मेरा वर्किंग एरिया क्या था, 3 इयर्स, यहाँ मैंने सीज कर दिया, कहीं और ज्वाइन कर लिया और वहां 2 साल भी हो चुके, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और पास डेट से पता चलता है भैया उन सालों में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो उसके पार्टनर को बुलाया जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा और मैं उसके लिए लाइबल भी रहूंगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है, बोलो। पार्टनर जा तो रहे, लेकिन भाई जाते वक्त उसे कुछ दोगे, उसने जो ने इतना कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट किया, हाँ, तो प्लीज उसका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन बनता है वो दे दो और साथ में उसके ऊपर से उसका प्रॉफिट, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फाइनल उन्होंने बोला, अगर डेथ और इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन आती है, अब आपके पास मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं, डेथ होगी तो भैया क्या ही करोगे, ठीक है, और इंसॉल्वेंट होगे तो क्या ही किस मुंह से बोलोगे तुम, है कि पैसा तुम्हारे पास संभाल के रखेंगे, इंसॉल्वेंट अपना पैसा खुद का पर्सनल नहीं संभाल पाया तो बाकियों का कैसे। तनीषा रात भर मोबाइल चला रही थी क्या, पक्का, अभी देखूंगी स्क्रीन टाइम, रुको, प्रत्यक्ष का भी देखूंगी और इसका भी, दोनों की आंखें ऐसे 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 हो रही है। हाँ इधर हेडिंग बताओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट यहाँ पे 0 हो रहा है। पहला पैराग्राफ कह रहा है या तो आपने अपने अग्रीमेंट में लिखा है कैसे सीज होगा, कुछ नहीं लिखा तो 30 दिन पहले नोटिस दे दो, जिसको छोड़ना है छोड़ दे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, इन 3 केसेस में तो 30 दिन का नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। डेथ डिसोल्यूशन पहला, दूसरा, तीसरा, अप्लाई किया या फिर डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, स्टिल आप पार्टनर हो गए, अगर आपने खुद से इन्फॉर्म नहीं किया तो हम मानेंगे तुम पार्टनर हो, या फिर आपने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उस पर्सन को इन्फॉर्म नहीं किया, आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट छोटी सी वो जो बीच की 3 लाइनें वो क्या बोलती है, मेरे एग्जाम्पल में वो 3 साल में कुछ गड़बड़ियां थी, बैकडेट से, बैकडेट से मैं उसके लिए लाइबल हो जाऊंगी। वेरी गुड। लास्ट वाला पैराग्राफ छोड़ के जा रही हूं, मिलना चाहिए कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया था उसके ऊपर से प्लस प्रॉफिट, और अगर आप मर चुके हो या इंसॉल्वेंट हो चुके, मैनेजमेंट में कुछ भी उंगली करने का नहीं। क्लैरिटी, उसकी लीगल हायर कोई बोला मैनेजमेंट में मत आ तू अभी, ठीक है, तेरा पैसा तुझे दे रहे हम। हाँ जी, उन 3 सालों के लिए तो होगा ही, अब इंसॉल्वेंट हो गया क्या ही पैसा देगा, है ना। तो क्या लगता है जेल में जाके चक्की क्यों पीसते, पैसा कमा रहे होते, ठीक है, चक्की पीस के जो पैसा मिलेगा देने का लाइबिलिटी है ना। डिपेंड, फ्रॉड किया है तो चक्की पीसोगे, है ना, क्रिमिनल केस बनते तो, अदरवाइज नहीं। सिविल केस है तो भैया फिर पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, पेनल्टी नहीं चुका पाते तो फिर से जेल का रास्ता। कुल मिलाकर छोटा फाइन है तो चल जाएगा, फाइन बड़ा है, फाइन नहीं चुका पाओगे, बहुत गरीब दिखा रहे हो अपने आप को, तो जेल में जाओ पैसे कमाओ, ठीक है, वहां आपको तरीके बताए जाएंगे पैसे कमाने के। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है, सिलाई विलाई बहुत सारे काम होते हैं, ये तो चक्की बस बोलते हैं ना हमेशा कि जेल में जाके चक्की पीसोगे, कहाँ चक्की वक्की का काम होता है, पत्थर वत्थर तोड़ते हैं, है ना। अब तो तुम लोग बाहर की जेलों को देखना, थोड़ा वो थोड़े ज्यादा स्किल्ड, है ना, कर देते हैं उन प्रिजनर्स को, क्या क्या नहीं सिखाते वो, एक्चुअली में बहुत कुछ, बिजनेस एंड ऑल सब। हाँ हाँ,
कंप्लाइंसेस कम है। अभी इस चैप्टर में तुम देखो कुछ कंप्लाइंसेस है, कंप्लाइंसेस अभी कुछ बोला ही का, अभी तो हम सिस्टम मैनेजमेंट ही समझा रहे। कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा है, बस मेन रीजन कंप्लाइंसेस से बचने के लिए। हाँ ठीक है, चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है। पार्टनर हम सब थे, चेंज हो रहे। वेरी गुड। आरओसी को बताने का मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने का, नई चीजें अपडेट करने का। हेडिंग में ही सारी बातें बोल दी हैं। पहला पैराग्राफ आपको बता रहा है, समझ लो पहले शॉर्ट में। पहला पैराग्राफ आपको बता रहा है भैया पार्टनर छोड़ के जा रहा है, पार्टनर बदल गया है। प्लीज पहले पार्टनर अपनी बात एलएलपी को बताएगा कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, पार्टनर चेंज हो रहे। फिर एलएलपी को ये बात जैसी पता चली तो एलएलपी बोलेगा भैया दो चार पार्टनर कम हो गए या ज्यादा हो गए, किसको बताएगा, आरओसी को। ठीक है, आओ यही कहानी है, स्टार्ट करेंगे। एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म, हर पार्टनर इन्फॉर्म करेगा। भैया किसको इन्फॉर्म करेगा, अपनी एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। कुछ भी चेंज होता है, अब चेंज जैसे फॉर एग्जांपल हिज नेम, नाम बदल लिया, क्या नाम भी बदले जा सकते हैं, हाँ। तुम्हारा खुद का है, एज ए इंसान नाम बदल सकते हो, हाँ बदल सकते हो। अब भैया पार्टनर में तो इंसान भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, अब बॉडी कॉर्पोरेट भी तो अपना नाम बदल रही है। इनकेस कुछ भी चेंज आता है, नाम बदल गया, पता बदल गया, विद इन 15 डेज, जब भी कुछ भी बदला वहां से 15 दिन के अंदर वो पार्टनर सबसे पहले किसको बताएगा, एलएलपी को। ठीक है, पनस ने अपना नाम बदल दिया, ठीक है, पनस जो आगे बैठता ना, चलो उसको बोलते चल, प्रत्यक्ष ने अपना नाम बदल लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी है ना। चलो प्रत्यक्ष ने अपना नाम बदल लिया, तो जैसे ही नाम बदलेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 15 दिन के अंदर हमारी एलएलपी को बताने का। इस ऑफिस में लेटर आएगा कि भैया प्रत्यक्ष का नाम बदल गया, घर बदल गया, एड्रेस बदल गया, बताने का। तो पहला पैराग्राफ क्या बोलता है, नाम एड्रेस बदला, इन्फॉर्म करो। कौन किसको, पार्टनर इन्फॉर्म करेगा किसको, एलएलपी को। चलो अब एलएलपी को जैसे ही पता चलेगा कि पर्सन भाई बिकम या फिर सीज टू बी पार्टनर है नहीं है, कंटिन्यू जो भी एलएलपी को जो इन्फॉर्मेशन आएगी, ये बात वो रजिस्ट्रार तक पहुंचाएगा। कितने दिन के अंदर, प्रत्यक्ष ने एलएलपी को कितने दिन के अंदर बताया, 15 दिन। अब 15 दिन के अंदर इसने बताया, जैसी कंपनी को रिसीव हुआ वहां से वो 30 दिन के अंदर किसको बताएगी, आरओसी को। एंड साथ में बताएगी भैया नाम बदल गया, एड्रेस बदल गया, जो भी है। दो चीजें, ऊपर क्या बोलता, या तो मेंबर बना या तो छोड़ा, ये बताओ, या फिर नाम या फिर एड्रेस चेंज हुआ, ये वाली बात बताए। तो दो अलग बातें, उसके लिए दोनों के लिए 30-30 दिन का समय। पहला पैराग्राफ, नाम बदला, एड्रेस बदला, 15 दिन के अंदर प्रत्यक्ष बताएगा एलएलपी को। एलएलपी के पास दो चीजें आ सकती है, या तो कोई नया पार्टनर आया या तो किसी पार्टनर ने छोड़ा, ये भी तो बातें हो सकती है ना। प्रत्यक्ष ने बोला भैया मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी बात हो सकती है। अगर ये वाली बात है या फिर नाम एड्रेस पता चेंज होने वाली बात है, तो दोनों के लिए 30 दिन का समय है एलएलपी टू आरओसी जाने के लिए। क्लैरिटी। नेक्स्ट, नोटिस जो भी रजिस्ट्रार को दिया जा रहा है, तो जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है देने का, साइन कौन करेगा भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये साइन करके देगा भाई। और इफ इट्स रिलेट टू, अगर बात किससे रिलेटेड है कि कोई नया पार्टनर आया है, तो प्लीज उसका एक कंसर्न लेटर भी दे देने का। ठीक, हाँ जी, डीपी ही तो, दूसरा तो डीपी होगा। हम दोनों छोड़ रहे तो हम दोनों ये अथॉरिटी किसी और को शिफ्ट करेंगे, तो पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर हम नोटिस दे देंगे ना 30 दिन पहले। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, पहले हम डीपी है समझो, पनोसो में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, हमने 30 दिन पहले नोटिस दे दिया ना छोड़ने से पहले कि हम नहीं कंटिन्यू करें, तो तुरंत ये काम किसी और को बोला जाएगा। हम बोलेंगे शैली और अदिति अदिति को हमने क्या बना दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अब ये साइन करेंगे हमारे वाले फॉर्म को लेकर। तो अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऐसे ही होते हैं, डायरेक्टर छोटा है दूसरा डायरेक्टर आ रहा है, क्लियर है। नहीं इसमें कंसर्न की बात नहीं है, सीज कर रहा है ना, खुद से मुझे डिसकंटिन्यू करना है, मुझे अपने आप को हटाने के लिए बस रेजिग्नेशन लेटर देना, दैट्स इट। इसमें तुम्हारी परमिशन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने का समय दिया जाएगा, याद करो। एलएलपी है, पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। 6 महीने का समय, नए लोग को लेके आओ, नहीं लेके आओ तो अब खत्म हो जाएगी डेजिग्नेटेड पार्टनर की। अब तुम पूरी एलएलपी में बस मैं और पनस, ध्यान देंगे पीछे, मैं और पनस, हम ही एक एलएलपी में दो ही लोग, हम ही दोनों छोड़ने का सोच रहे हैं। तो हमारे पास 6 महीने का टाइम है कि इसमें किसी और को ले आओ, नहीं तो भूल जाओ ये एलएलपी रहेगी, एलएलपी खत्म हो जाएगी 6 महीने बाद। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो, एनी पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर मे हिमसेल्फ फाइल
समझो अब, हमने बोला पहले पार्टनर बताएगा किसको, एलएलपी को, फिर एलएलपी बताएगा आरओसी को। अब मैं आपको लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा रही हूं। इफ एलएलपी नॉट फाइल फॉर्म टू आरओसी, भैया एलएलपी ने अपना काम नहीं किया, पार्टनर ने बता दिया था, प्रत्यक्ष ने बता दिया एलएलपी को, लेकिन एलएलपी का काम था आरओसी तक पहुंचने का। ये एलएलपी नालायक है ना, कोई काम नहीं करती, तो प्रत्यक्ष क्या करेगा, डायरेक्ट कहां जाएगा, आरओसी के पास। अब थोड़ा सा काम समझना, प्रत्यक्ष पहले डायरेक्ट डायरेक्ट कहां जाएगा, आरओसी के पास। आरओसी बोलेगा या तो उसको लेटर मिला होगा या तो नहीं मिला होगा, या तो इसका एलएलपी का लेटर मिला होगा कि हाँ एलएलपी बोल रही है कि ये बंदा है वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, या तो नहीं मिला होगा। अब प्रत्यक्ष गया क्यों आरओसी के पास, क्योंकि एलएलपी ने अपनी तरफ से इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं बताया। तो भाई आरओसी लेटर भेजेगी, किसको भेजेगी, एलएलपी को, कि भाई तुम्हारी कंपनी में एक पार्टनर है प्रत्यक्ष है, वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, ये लेटर उसने आपको भेजा होगा, आप कहाँ थे आता पता, आपने क्यों नहीं हमें बताया, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद भी ये एलएलपी इतनी नालायक कि आरओसी को भी रिप्लाई नहीं करी, तो भैया साफ बोल दिया जाएगा कि आज से प्रत्यक्ष अब इस कंपनी का पार्टनर नहीं है और उसकी लाइबिलिटी इसके बाद से कंटिन्यू नहीं होगी। मतलब एलएलपी को रिप्लाई करना था ना, कम्युनिकेट करना था, अगर वो मुंह में दही जमा के बैठी है, कुछ भी नहीं बोल रही है, दैट मीन्स भैया आरओसी अपनी तरफ से एक्शन ले लेगा। आओ एक बार रीड करेंगे। एनी पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर मे हिमसेल्फ, खुद वो गया है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑब्टेन कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस पार्टनरशिप ऑल्सो फाइल द नोटिस। अगर खुद से दे रखा तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं दिया है तो एक बार कंसर्न मांगेगी, भैया कोई प्रत्यक्ष नाम का एक पार्टनर है जो कह रहा है डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, तो भाई बोलना तो पड़ेगा। इफ नो कंफर्मेशन इज गिवन, एलएलपी कुछ नहीं बोलती है तो मान लिया जाएगा कितने दिन के अंदर, 15 दिन। कहां से, जब भी उसको नोटिस दिया गया, आरओसी ने एलएलपी को नोटिस दिया, वहां से 15 दिन का वेट किया जाएगा, रिप्लाई आता तो वेरी गुड, नहीं आता है तो साफ ये पर्सन सीज हो जाएगा टू बी अ पार्टनर। क्लैरिटी, हाँ बेटा। हाँ तो कंपनी को, सॉरी एलएलपी को बात करनी चाहिए ना, एलएलपी रोकेगी कि नहीं नहीं भाई उसने डिफॉल्ट किया, वो बच के निकलना चाह रहा है, तो फिर आरओसी रुक जाएगी। लेकिन अगर हम 15 दिन तक कुछ नहीं बोलते तो इसका एडवांटेज ले लेगा वो पार्टनर। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं रोकेगी, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं ना, आरओसी को कैसे पता चलेगा, बताती तो कंपनी बताती ना, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा सब उठेगा, उसके लिए फिर वो लाइबल होगा। जो हमने अभी बोला था ना, बैक डेट से 3 साल जो हमने काम किया था, फिर वो लाइबल होगा कि भाई उसने कितना लंबा प्लानिंग प्लॉटिंग करी। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी आरओसी को बताने के लिए कौन था, कंपनी। कंपनी 15 दिन में कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रही, तो भैया आरओसी को कहाँ से पता चलेगा, वो मानेगा कि ये इनोसेंट है, कंपनी ही नालायक है, ना इसकी बात मुझे बताया और ना जब मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे बता रहा है। तो अभी पूरा आरओसी के दिमाग में क्या चलेगा, कंपनी महा नालायक है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, मतलब वो सच में है भी कि नहीं, काम भी कर रही कि नहीं कर रही, फिर अलग तरीके से उसे टटोला जाएगा कि सच में है भी कि नहीं, पता चला फेक तो नहीं बना के घूम रहे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल रहता है। हाँ हाँ, अपना पार्टनर रहता है, लेकिन यही है कि अग्रीमेंट में अगर तुमने कुछ लिखा है तो अग्रीमेंट तुम्हारा पर्सनल, तुमने भी साइन किया था, उसमें अगर नहीं मना मना कर दिया तो फिर मना हो जाएगा। अगर सहमति से सब कर रहे हैं तो हाँ राइट होता है, होता है, इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, म्यूचुअल अग्रीमेंट से करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा जनरल यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, क्लैरिटी है बच्चा। चलो हेडिंग वापस, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर जरा बताओ मुझे, उसका नाम बदल गया, एड्रेस बदल गया, ठीक है, खुद से जाकर बताने का, पार्टनर बताएगा पहले एलएलपी को, एलएलपी को जैसे ही पता चलेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरओसी को बताने, कितने दिन के अंदर, पक्का, पार्टनर कितने दिन के अंदर बताता, 15 दिन, एलएलपी आरओसी को कितने दिन के अंदर। चलो अब ये आरओसी ने को बताया ही नहीं कम ये एलएलपी ने, तो फिर क्या करेगा भाई पार्टनर, खुद से जाएगा, और जब वो खुद से जाता है तो एक बार आरओसी कहेगा मैं पूछ तो लूं, और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है 15 दिन के अंदर, तो मान लिया जाएगा कि ये पार्टनर सीज हो गया। क्लैरिटी है, पक्का। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, लाइबिलिटी को लेकर अब हम बात करेंगे। यहां पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। चलो लिमिटेड है, लिमिट है, अग्रीमेंट में जितना है बस वही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब बच्चों आ जाओ, क्या लिखा है, एलएलपी प्रिंसिपल, एलएलपी क्या है, प्रिंसिपल, और भैया उसका जो पार्टनर है
जो इसका पार्टनर है वो इसका क्या है बच्चों, एजेंट है, यही लिखा है। अब थोड़ा समझना, एवरी पार्टनर एजेंट है किसके, एलएलपी के, नॉट ऑफ अदर पार्टनर। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना एक्ट, वो बोलता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट प्रिंसिपल वाला रोल प्ले करता है। इन्होंने कहा यहाँ पे पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए नहीं, एक तरफ एलएलपी है और दूसरी तरफ क्या है, पार्टनर। वापस, एक तरफ एलएलपी एक तरफ पार्टनर, इनमें है प्रिंसिपल और एजेंट वाला रोल, लेकिन दोनों तरफ पार्टनर है, क्या इनमें है क्या एजेंट प्रिंसिपल वाला रोल, नहीं। तो प्लीज पॉजिटिव भी लिखना, नेगेटिव भी। पार्टनर एजेंट है एलएलपी का, लेकिन दूसरे पार्टनर का नहीं। क्यों ऐसा बोला अलग से, इसीलिए क्योंकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए होता है, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, लाइबिलिटी एक्सटेंड हो रही है, कैसे हो रही है चलो देखेंगे। एलएलपी नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर डीलिंग विद पर्सन इफ द पार्टनर, क्या लिखा है, इन फैक्ट नो अथॉरिटी टू एक्ट। जनरल रूल, क्या है जनरल रूल, समझना। तुम मेरी एलएलपी के हो पार्टनर, अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि हम ये काम कर सकते, तो तुमने वो काम किया तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल हूं, मैं एलएलपी, मैं बॉडी कॉर्पोरेट, मैं आर्टिफिशियल बॉडी, तुम लोग मेरे क्या हो, पार्टनर्स। क्लियर है, हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है, अग्रीमेंट में लिखा है ये 10 काम करोगे, वही 10 काम करोगे, उसमें कुछ दिक्कतें आती है तो मैं लायबल रहूंगी, पार्टनर थोड़ा ना रहेगा। लेकिन तुम अपने काम से बाहर जाते, बियॉन्ड जाते हो, इट इज जस्ट लाइक कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है ना, वही काम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड करोगे तो क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। सेम एलएलपी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। रीड करो फिर से, एलएलपी नॉट बाउंड, मैं बाउंड नहीं हूं, एनीथिंग डन बाय द पार्टनर डीलिंग विद द पर्सन इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट। आपने एज अ पार्टनर एक ऐसा काम किया है जिसकी ऑथराइजेशन, जिसकी अथॉरिटी आपके पास है ही नहीं, और हिंदी वाला और एंड ये है ना, द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी। जिस बंदे के आपने वो काम करके दिया ना, उसे भी ये बात पता थी कि भाई इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तब भी ये काम करा आपने, तो बच्चा क्या इसके लिए तुम्हें लगता है एलएलपी लाइबल रहेगी, नहीं। तो एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जनरल रूल, पार्टनर की लाइबिलिटी बनती नहीं है, लाइबिलिटी बनती है किसकी, एलएलपी की, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। अगर बियॉन्ड आप काम करोगे तो एज अ पार्टनर आप ही की लाइबिलिटी बनती है। उस बंदे को भी ये बात पता थी, जानबूझ के आपने ये सारे, है ना, नोन होकर ये आपने काम किया, तो फिर इसमें लाइबिलिटी किसकी बनती है, पार्टनर की। क्लैरिटी है, तो यही बात है वो कह रहे हैं। कंटिन्यू सेम, एलएलपी लाइबल जो मैंने अभी आपको बताया, जनरली एलएलपी लाइबल है किन कामों के लिए, कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर अगर ऑन द कोर्स ऑफ द बिजनेस आप करते हो, ऑर्डिनरी काम करते हो, रेगुलर काम करते हो, तो इसके लिए एलएलपी लाइबल है। और एलएलपी कैसे अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगी, अपनी प्रॉपर्टी को बेच बेच कर करेगी। यही तो कंपनी भी करती थी, सेम कंपनी का कंसेप्ट। लेकिन जब हम करेंगे कि भैया आपने बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाता है डायरेक्टर एक्टर, तो साफ बोला था भैया रेटिफाई करने की भी एक लिमिट है, लेकिन तुम कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाओगे, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाएंगे, तो फिर कुछ भी रेटिफाई होगा नहीं। क्लैरिटी, पक्का। हेडिंग बताओ क्या लिखा, एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी, कब पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, बियॉन्ड दी काम करेगा, ठीक है। जनरल रूल बताना पहले, जनरल रूल क्या है, एलएलपी लाइबल फॉर द कोर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। लेकिन लाइबल होगा तो भैया वो अपनी प्रॉपर्टी बेच कर चुकाएगा, लेकिन वो लाइबल नहीं होगा अगर कोई भी बंदा बियॉन्ड द एक्ट काम करता है, और ये बात सामने वाले को पता भी थी, ठीक है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, क्या मैं इसे बोल सकती हूँ सेम एज कॉर्पोरेट विल इन केस ऑफ कंपनी। क्या होता था कंपनी की कॉर्पोरेट विल उठाना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, वेरी गुड, सेम लिखा है कि भैया लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनर हु एक्ट इंटेंड टू डिफ्रॉड टू क्रेडिटर। आप फर्स्ट डे से ही क्रेडिटर को, है ना, फ्रॉड करना चाहते थे, तो आपके सारे के सारे क्या लिखा है, अनलिमिटेड हो जाएगी, ऑल या एनी ऑफ द डेट्स या फिर अदर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप, भैया पर्सनल लाइबल हो जाएगा ये सारे के सारे पार्टनर्स। साफ इन्होंने बोला इनकेस एक्ट इज कैरिड आउट बाय द पार्टनर, जो भी एलएलपी का, इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट अनलेस, अगर एलएलपी, एलएलपी कौन,
वो बॉडी कॉर्पोरेट एक्सप्लेन करती है भैया मेरे नॉलेज में नहीं था, विदाउट नॉलेज और अथॉरिटी तो एलएलपी बच जाएगी। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, कंपनी के ऊपर भी आएगा और कंपनी के पार्टनर्स के ऊपर भी आएगा अगर फर्स्ट डे से आपका फ्रॉड चीटिंग करने का प्लान था। लेकिन एलएलपी बच सकती है, मतलब हमारा जो अकाउंट है उससे पैसा नहीं जाएगा, तुम्हारा पर्सनल पैसा लगेगा। ये तब होगा जब एलएलपी प्रूफ कर दे, क्या प्रूफ कर दे, हमारे नॉलेज में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आधे पार्टनर प्रूव कर दे भैया हमारे नॉलेज में नहीं था, इन लोगों ने मिलकर किया है, तो वो लोग लाइबल हो जाएंगे। कुल मिलाकर सब होंगे, हम तो अज्यूम करेंगे सब है। अब तुम प्रूफ लेकर आओ। अगर तुमने प्रूफ दे दिया कि तुम्हारे नॉलेज में नहीं था, तुम्हारे चोरी छुप कर मीटिंग होती थी, मेरे सामने मीटिंग में कुछ और बोलते थे और जब मैं चला जाता था तो किसी और चीज की मीटिंग होती थी, ये सारी चीज अगर आप प्रूफ कर देते हो तो बच्चा आप बच जाओगे, अदरवाइज सब लपेटे में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कॉर्पोरेट भी लिफ्ट होगी। अब इन्होंने साफ बोला भैया जानबूझकर किया था तो एवरी पर्सन एवरी पार्टनर, वो सारे वो जो पार्टनर है, ठीक है, पनिशमेंट होगी भैया, जेल की सजा जाएगी। कितने साल तक? 5 साल तक। फाइन लग सकता है 50,000 से लेकर कहां तक जा सकते हो, 5 लाख। इन्होंने कहा भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस होगा क्योंकि फ्रॉड किया है तुमने, और प्लस जिसको नुकसान हुआ ना आपके चक्कर में, जितना लॉस हुआ उसका कंपनसेशन, मतलब जेल जाओगे, फाइन लगेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो लग रही है ये सारी चीजें, और प्लस कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। हम देखेंगे उसको कितना लॉस है। क्लैरिटी है? पक्का? जो आपकी एलएलपी है, नॉट लाइबल इफ एनी सच पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर एम्प्लॉय एक्ट। इन्होंने कहा प्रूफ कर दो, सेम वही बात है कि भैया हमारे नॉलेज के बिना हुआ। तो पूरी कहानी क्या है, हेडिंग बताओ, है क्या लिखा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। तो कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है, जनरल रूल कंपनी और एलएलपी और पार्टनर्स अलग, यही है। पार्टनर अगर फ्रॉड करने के इंटेंशन से जा रहा है तो फर्म भी जाएगी, एलएलपी भी जाएगी और पार्टनर दोनों जाएंगे। लेकिन अगर ये फर्म प्रूफ कर दे या फर्म के पार्टनर्स प्रूफ कर दे, क्या प्रूफ कर दे, भाई हमारे नॉलेज के बिना हुआ था, तो वो बच भी सकते हैं और पेनल्टी तो लगेगी नहीं लगेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चलेगी चलेगी, प्लस आपके चक्कर में जिसका लॉस है उसे अलग से आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लैरिटी? पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? 5 मिनट का ब्रेक दे सकती हूँ। हाँ करता है, दो 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 नहीं 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 ये नहीं, इसके साथ मजाक नहीं। चलो, विसल मतलब क्या होता है बच्चा, सीटी मारेंगे और ऐसी तैसी कर देंगे, चुगलखोरी करेंगे, एग्जैक्ट वर्ड बच्चा ये है, चुगलखोरी करना। आओ शॉर्ट में पढ़ेंगे। सेक्शन कौन सा है? 31। साफ बोला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पूरी की पूरी लोगों को पकड़ लिया है, कोई सबूत देने को तैयार ही नहीं, ठीक है, तो पुलिस वाला किसी एक को साइड में बुलाएगा कि भाई तू सारी चीजें अगर डिस्क्लोज कर देगा तो मैं तेरी सजा को थोड़ा क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, या फिर माफी दिलवा दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये मोह माया है? ये मोह माया यहीं पे दी जा रही है। आ जाओ। कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो भी कोर्ट है ट्रिब्यूनल रिड्यूस करेगा, या तो क्या करेगा, रिड्यूस, या फिर क्या करेगा, वेव। वेव ऑफ करना मतलब क्या, खत्म कर देगा। रिड्यूस करना मतलब कम, मतलब आपको आपकी पेनल्टी से बचा लिया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स को, एम्प्लॉयज को, एलएलपी के, अगर वो बताते हैं कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साइड से आकर आपने अगर कुछ बता दिया तो यस आपकी सजा कम कर दी जाएगी। कम तो बोलो, तो साथ साथ उन्होंने क्या बोला, शायद पूरे से माफी भी दे दी जाएगी, तो चुगलखोरी करनी पड़ेगी कुल मिलाकर, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि कंडीशन है, तब हम वेव करेंगे। कंडीशन पहला, पार्टनर एम्प्लॉय भैया कुछ काम की इंफॉर्मेशन दे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, या फिर हो सकता है इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वेदर ड्यूरिंग और आउटसाइड द इन्वेस्टिगेशन। पहला वाला पॉइंट बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपने कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दी जिस कारण से हमें ये बात पता चली और हमने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने सारी इंफॉर्मेशन पता लगा ली, तो फिर हम आपको माफी दिलवा सकते। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन या तो चल रहा हो या तो ना चल रहा हो, दोनों में से कोई हो सकता है। आपकी कंपनी, आपका एलएलपी बहुत स्मूथ चल रहा हो, लेकिन एलएलपी में कुछ गड़बड़ियां चल रही है, अलग से कोई एम्प्लॉय आकर खबर पहुंचा देता है कि यार कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिससे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते, लीड देता है वो कुछ, तो इन्होंने कहा तब भी हम आपको देंगे। तो दोनों के बीच में और कंडीशन है, या तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बताया,
या तो इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं चल रही थी, अलग से आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे हमें पता चला, तो दोनों केस में आपको मिल सकती है छूट अच्छी खासी। ठीक है, प्रोटेक्शन दिया जाएगा किसको, उस चुगलखोर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो पार्टनर वो एम्प्लॉय, पहली बात क्या बोला, उसको इस पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी से डिसमिस मत करना, आप हटा नहीं सकते। दूसरा क्या बोला, भैया इसका प्रमोशन कर सकते हो, उसको नीचे डिमोट नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑफिस में उसको हरास मत करना कि भाई तूने तो चुगली करी थी ना, तो ये सब करना आपका अलाउड नहीं है। एनी अदर फॉर्म जो भी डिस्क्रिमिनेशन आप करो, कुल मिलाकर विसिल, क्या हो गया बेटा, कुल मिलाकर हेडिंग बताओ क्या बोलता है, बताओ। विसिल ब्लोइंग क्या, अगर कोई चुगली कर रहा है तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं, आओ चुगली करो, क्योंकि हमें तो भैया, तुम पुलिस के लिए सोचो, कोर्ट कचहरी के लिए एक बार सोचो, एनसीएलटी के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए सोचो, उनके लिए तो काम इजी हो गया ना, तो वो प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप खुद से बताते हो, तुमने सुना होगा जब भी कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है, खुद से वो क्या बोलते, अपने आप को सरेंडर करता है, तो हम क्या बोलते, तेरी सजा माफ करवा देंगे, कम करवा देंगे, तो वो इसी काइंड ऑफ चीजें बोल रहे और बोल रहे कि ऑफिस में इनको हम पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। टर्म्स बताओ क्या क्या टर्म्स यूज किए उन्होंने, डिस, हाँ, जेल में भी रहते हैं और फ्री भी कर दिया जाता है कभी कभार, और सजाए कम हो जाता है, खबरी। ठीक है, खबरी तो जो पहले से जासूस बने हुए या फिर बाद में जो बन गए, तो ये बाद वाले लोग। ठीक है, क्लैरिटी है बच्चा, बस यही लिखा है, बस मैंने इजी लैंग्वेज में बताया। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, उन्होंने बोला हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो गया वो, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जाएगी, तेरे चक्कर में इन्वेस्टिगेशन लंबी खिंच गई हमारी। ठीक है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पीछे गर्ल्स ध्यान देंगे, कंट्रीब्यूशन। मुझे बताओ, तुम हो पार्टनर, हम एक एलएलपी बना रहे, कुछ लोग कैश लेके आए, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी लेके आए, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके आए, मतलब कंट्रीब्यूशन किसी भी काइंड का हो सकता है। तो यस, पार्टनर क्या लेकर आएंगे कंसिडरेशन में, कुछ भी, एनीथिंग, कंट्रीब्यूशन, टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, कुछ भी टाइप का हो सकता है, मनी हो सकता है, इवन प्रोमिसरी नोट हो सकता है, अदर अग्रीमेंट, कैश, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर आप एलएलपी में आ रहे हो, अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी फॉर्म का, किसी भी काइंड का लेकर आओगे। क्लियर है, लेकिन अगर वो काइंड है तो प्लीज उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो डिस्क्लोज करो। भैया ये जमीन लेकर आया है, ये अपनी बाइक लेकर आया है, ठीक है, तो भैया बाइक हमने कहा भैया 1.5 लाख की है, जमीन भैया 10 लाख की है, तो अगर आप काइंड में लेके आए हो तो बस मॉनिटरी वैल्यू भी डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि उसी बेसिस में आपका क्या डिसाइड होगा, कंट्रीब्यूशन का प्रपोर्शन डिसाइड होगा। क्लैरिटी है, छोटा सा हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रीब्यूट, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर टू कॉन्ट्रीब्यूट एज पर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में लिखा था भैया तू 10 लाख लेके आएगा, तो 4 लाख, तो 5 लाख, तो भैया अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका कंट्रीब्यूशन बनता है। कल को लॉस होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरपाई करनी पड़ेगी, तो कंट्रीब्यूशन से ही सारी ऑब्लिगेशन डिसाइड होती है। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट। क्रेडिटर ने लोन दिया था, क्रेडिटर ने क्या दिया था, लोन दिया था, ठीक है। अब 3 पार्टनर थे, ए बी सी, रेशियो था 3:1, ये रेशियो था। क्रेडिटर ने जब अग्रीमेंट किया था तब रेशियो था 3:2:1। क्लियर है, अब बीच में कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, कुछ कम ज्यादा बीच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर कंट्रीब्यूशन में चेंज आए तो, किसको इन्फॉर्म करने का, आरओसी को, ठीक है, आरओसी को इन्फॉर्म करने का, क्रेडिटर को बताने का। अब आप नालायक हो, आपने किसी को कुछ भी बताया नहीं, ठीक है, बीच में कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, सबने बोला भैया 1:1 हो जाएगा, 1, सबका कंट्रीब्यूशन हो गया 1:1:1, मतलब सब इक्वल हो गए। क्रेडिटर ने साफ बोला भाई तुमने मुझे तो इन्फॉर्म किया नहीं, तो मुझे तो कोई लेना देना नहीं, मैंने जब अग्रीमेंट किया था ना उस टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ना, मैं उसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अपना लोन रिकवर करूंगा। अगर मुझे बताते तो 1:1:1 के रेशियो में आते, मुझे कुछ नहीं बताया गया है तो मैं उसी में फोर्सफुली वो काम करवाऊंगा जिस टाइम पे मेरा अग्रीमेंट हुआ था। एक बार फटाफट लैंग्वेज रीड करो, हाँ यही होता है। क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी extend credit otherwise act in reliance on the obligation of the described in that agreement, जो पुराना agreement था।
विदाउट नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दी पार्टनर। भाई पार्टनर के बीच में क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ उसको पता ही नहीं है। मे एनफोर्स दी ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर। फर्स्ट पैराग्राफ बोलता है अग्रीमेंट में ऑब्लिगेशंस लिखी है 3:2:1। बाद में कुछ भी चेंज होता है तो क्योंकि विदाउट नोटिस उसको ये बात नहीं पता है तो वो पुराना वाला ही एनफोर्स कराएगा और पार्टनर उसके लिए लाइबल भी रहेगा। 3:2:1 के रेशियो के हिसाब से वो पे ऑफ भी करेगा। क्लियर? हम्म, बिल्कुल लाइबल नहीं रहता, लेकिन अगर उन पे बात आती है तो कहानी। वैसे तो भैया कौन देगा डेट, कौन देगा, एलएलपी देगा। इनकेस बात उन पे आती है तो उस रेशियो की बात होगी। ठीक है, चलो समझ में आया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। हेडिंग क्या लिखा है। अब आपके एक एलएलपी है, जैसे आपकी कंपनी, क्या कंपनी की बैलेंस शीट बनती थी, क्या उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। भैया तुम भी तो हो एक एलएलपी, तुम्हें भी क्या बनाने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या करने पड़ेंगे, अदर रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। अब आपको जो ये इन्होंने कितने कितने पैरे कितने पेजेस में यूज किया है, ये 3 पेज दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल टेंशन मत लेने का, बहुत बिछा बिछा के लिखा है इन्होंने। ठीक है, आओ क्या लिखा है। सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 हेडिंग बताओ क्या लिखा है। बीइंग एलएलपी आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। तो भैया एलएलपी मस्ट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, हर साल बनाना है, सिंपल। नेक्स्ट, अकाउंट जो भी बनाओगे या तो कैश होगा या तो अक्रूवल बेस, पढ़ा है ना अकाउंट्स में। और भैया क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, बुक संभाल के रखना, कहाँ रखोगे, पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट। इन्होंने बोला भैया 8 साल तक संभाल के रखना। अभी जब वो पूरा ये जो 3 पेज में लिखा है ना कहानी, वो उन्होंने ये सारी कहानी लिखी है वापस। सबसे पहला सेक्शन हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 34 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, बुक्स पक्के से बनाना हर साल, जो भी बनाओगे कैश और अक्रूवल बेस, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करो। प्लीज संभाल के रखो, कहाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब तक संभाल के रखना, प्रिस्क्राइब्ड। भैया मैंने प्रिस्क्राइब बता दिया, कब तक संभाल के रखना है, 8 साल तक। जैसे जैसे आगे आगे 8 साल होते रहेंगे तो भैया पुराने खत्म करते रहो, डिस्ट्रॉय करते रहो। कितना संभाल के रखोगे, स्टोरेज नाम की भी चीज होती है। सेकेंड, सब सेक्शन 2 बच्चों जो मैंने अभी ये बताया ना, ये देखो दिख रहा है, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। ठीक है, फिर आ जाएगा अचानक से सब सेक्शन 3 4। तो ये मैं समरी फॉर्म में आपको कोर बातें बता रही हूँ। ठीक, पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। बताओ सॉल्वेंसी का मतलब, एबल टू पे, एसेट्स अच्छे खासे, लाइबिलिटी कम है। चलो, एलएलपी मस्ट प्रिपेयर, हर एलएलपी को अपना स्टेटमेंट बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी है। कब बनाना है भैया, हर फाइनेंशियल ईयर में बनाना है। कब बनाना होता है, 6 महीने। 6 महीने कब, फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म, 6 महीने कब होते हैं, काउंट करो। सितंबर, यही चल रहा है सितंबर एंड। ठीक है, तो सितंबर एंड से पहले पहले आपका एलएलपी का क्या बन जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बना लोगे। चलो, स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी फॉर्म होगा प्लीज ये साइन करेंगे, डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे और आरओसी तक पहुंचा देंगे। साइन जो स्टेटमेंट है ये आरओसी को पहुंचाना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। बना कब लेना है, सितंबर तक। जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 6 महीने के अंदर, सितंबर तक के अंदर अंदर बना लो। और एक बार बन जाएगा तो डीपी साइन मारकर आरओसी तक पहुंचाएगा विद इन 30 डेज के अंदर। कहां से, मतलब अक्टूबर एंड तक। क्लैरिटी, हाँ बेटा, हाँ। 1 अप्रैल, अभी मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, इसका पूरा का पूरा जो चिट्ठा है मुझे, सॉरी डेट क्या है, सितंबर, एंड ऑफ सितंबर लेकर जाना है 2024। बात समझ में आ गई, बनाना है, ये प्रिपरेशन का टाइम है इन 6 महीने का। इन 6 महीने में बनाना है, बनाकर आरओसी तक भी पहुंचाना है, डीएस सॉरी डीपी साइन कर कर देगा 30 दिन के अंदर, जब भी आपका बन जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ये लिखा है रजिस्ट्रार तक पहुंचाओ एलएलपी इस स्टेटमेंट को, प्रिस्क्राइब फॉर्म रजिस्ट्रार को हर साल देगा, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जब भी वो बन जाएगा। सितंबर तक बनाओ, वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को भेजने का समय है। क्लैरिटी, पहला क्या बोलता है, अकाउंट्स बनाने का। ठीक है, कैसे कैसे बनाना है बताओ फटाफट। प्रॉपर
कैश अक्रूवल डबल एंट्री, फिर क्या लिखा है, संभाल कर रखो भैया 8 साल तक। सेकंड क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर का आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाना है, 6 महीने के अंदर बनाना है, ठीक है। डीपी इसमें साइन करेगा, रजिस्ट्रार को भेजेगा। थर्ड बोलता है भैया फटाफट भेज, कब भेजना है, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्या लिखा है, आपको ऑडिट भी करना पड़ेगा। अगर आपकी एलएलपी बड़ी है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आपका कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस करता है, लिमिट क्या है 25 लाख, टर्नओवर क्या बोलता है ना टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन 25, रुको रुको ना, वो क्या पढ़ा था हमने बच्चे, एक लिमिट पढ़ी थी हमने, तो स्मॉल था ना, ये एक्सीड बोला ना, मतलब अगर आप स्मॉल एलएलपी नहीं हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अगर आप स्मॉल एलएलपी हो तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। वापस, अगर कंट्रीब्यूशन आपका 25 लाख से ज्यादा का, टर्नओवर आपका 40 लाख से ज्यादा किसी भी फाइनेंशियल में, तो भाई साहब आपको कराना पड़ेगा अपने अकाउंट्स का ऑडिट। ऑडिट करने वाला प्रैक्टिसिंग सीए करेगा। अगर बिलो है उस लिमिट से तो नॉट रिक्वायर्ड कि भैया ऑडिट नहीं करो, लेकिन पार्टनर खुद से ऑप्शन लेना चाहते हैं कि नहीं 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 हमें ना अकाउंट्स अपने अच्छे से बनाना है, चेक करना है, तो खुद से ऑडिट करवा सकते हो, ऑप्शनल। कंपलसरी ऑडिट कब करना है, 25 और 40 लाख से ऊपर जाओगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, ऑप्शनल। अकाउंट्स का ऑडिट करने सीए ही आएगा, प्रैक्टिसिंग सीए। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, पेनल्टी। भाई एलएलपी ने और इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स है अकाउंट वगैरह मेंटेन करने की, स्टेटमेंट बनाने की, ये सब नहीं किया तो भैया पेनल्टी लगेगी 100 रुपए एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट, मैक्सिमम कितना 1 लाख। या फिर ये किस पे लगेगी, ये पेनल्टी तो एलएलपी पे लगेगी, 50,000 लगेगा किसमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर। बच्चों आपकी बुक में जाएंगे तो बुक में ना आपको दिख रहा है, सबसे पहले 34(1) क्या बोलता है, अकाउंट मेंटेन करना। 34 का 2 मैंने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी 6 महीने, ठीक है, फिर 30 दिन के अंदर, यही 8 साल वाला तक प्रिजर्व करके रखना। सबसेक्शन 3 क्या बोला, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, 30 दिन के अंदर देने का। 4 क्या बोलता, ऑडिट की रिक्वायरमेंट। 5 क्या बोल रहा है, अब समझना, 5 और 6 दोनों की दोनों पेनल्टी बोलता है। 5 पेनल्टी बोलता है अगर आपने सबसेक्शन 3 वाली बात नहीं मानी तो, 6 बोलता है अगर आपने सबसेक्शन 4 वाली बात नहीं मानी तो। जरा मुझे बताओ ये 3 और 4 क्या बोलते हैं, वेरी गुड। 3 बोलता है भैया आपने 6 महीने के अंदर बनाकर भेजा नहीं, अकाउंटिंग, ठीक है, और 4 क्या बोलता है आपने ऑडिट नहीं है, तो दोनों की अलग अलग पेनल्टी। तो ये मत सोचना कि भैया 5 में भी पेनल्टी 6 में, 5 की पेनल्टी 3 को लेकर है, 5 की पेनल्टी 3 को लेकर है और 6 की पेनल्टी 4 को लेकर। क्लैरिटी। वापस फटाफट, पहले क्या करना है, अकाउंट्स बनाने का, अकाउंट्स बनाने का समय कितना दिया 6 महीने, इसके बाद आरओसी को फटाफट 30 दिन के अंदर फाइल करने का, और इन अकाउंट्स को क्या करवा लो, ऑडिट भी करा लो अगर लिमिट में आते हो तो, अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी भी भारी भरकम लगेगी। क्लैरिटी। अब ये 3 पेज में ऐसे घुमा फिरा कर जो उन्होंने बताया उसका मैंने पूरा क्रक्स आपको बता दिया। क्लैरिटी है, चलिए, घुमा फिरा कर नहीं, क्रक्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने डिटेलिंग बताई कौन सा फॉर्म लगेगा, कितनी डिटेलिंग होगी, क्या क्या नाम लिखना है, तो वो एक वन रीड चाहिए। एग्जाम जब आ जाएगा तो पढ़ना यही है, बस वन रीड इसीलिए क्योंकि और जो डिटेल क्लैरिटी है वो आपको आ जाए, ठीक है। चलो, हाँ छोटा करना है पर ना बस ग्रुप में भेजते जाना, ठीक है। रूल्स ये एक्ट होता है, साथ में रूल्स आते हैं। रूल्स आपको क्या बताते हैं कैसे करना है, डिटेल प्रोसेस, कौन सा फॉर्म भरोगे, कितने दिन में जाएगा, उसमें अटैचमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, ये रूल्स कहानी उन्होंने बताना चालू कर दिया। क्लैरिटी है, हाँ सेक्शन इंपॉर्टेंस को देनी। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पूरे साल भर का चिट्ठा। अभी क्या बनाया था, सही बोल रहे हो। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की बात कर रही हूँ, ध्यान देना। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है एनुअल रिटर्न, वहां पे भी ये होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो। एनुअल रिटर्न क्या होता है, एनुअल रिटर्न बोलता है भैया ये तो है प्लस कंपनी ने बाय बैक किया है क्या, क्या कंपनी ने कुछ फोरफिट किया था, कंपनी ने क्या आईपीओ लेके आए, तो एनुअल रिटर्न मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है प्लस इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा काम किया। क्या ये बात समझ में आ गया। सेम केस एलएलपी में,
ऊपर अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट बनाना है आपको अकाउंट्स का, सॉल्वेंसी वो तो है, प्लस एनुअल रिटर्न में और एक्स्ट्रा कुछ किया है, कोई नया पार्टनर आया था, कोई गया था, ये सारी चीजें। तो आ जाओ, क्रक्स वैसे तो सेम ही है ये, बस प्रेजेंटेशन बेटर है, सेम ही है ये, ठीक है। सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 हेडिंग बताओ क्या लिखा है। हर एलएलपी को वो जो ऊपर स्टेटमेंट था वो तो देना है अपने अकाउंट्स का, प्लस आपको एनुअल रिटर्न भी देना है। एवरी एलएलपी मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न कितने दिन के अंदर, वो अकाउंट्स को स्पेसिफिक बोल रहा था, अकाउंट्स आपको कब दे रहा था, 30 डेज। 30 डेज कहां से, जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा 6 महीने खत्म, मतलब अगर मैं सितंबर बोल रही हूँ तो अक्टूबर एंड आपकी किस चीज की है, किस चीज की है, रजिस्ट्रार को देने की, जो भी आपका वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स था, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास 60 डेज है, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्लोज होता है, कब होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज, 31 मार्च। 60 डेज है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, 2 महीने, अप्रैल और मई के अंदर अंदर आपको देना है। रिटर्न जो फॉर्म होगा, एनुअल रिटर्न का फॉर्म का नाम बताया, फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म 11, ठीक है। अब इन्होंने कहा साथ में आपके साथ जाएगा सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। एलएलपी का अगर टर्नओवर कितना है, 5 करोड़, या फिर कंट्रीब्यूशन कितना है, 50 लाख, तो भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करेगा। अब क्या होता है एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करना, थोड़ा कंसेप्ट समझो। ये है मेरा फॉर्म, ये एक बड़ा सा फॉर्म, ये फॉर्म आपको कहां मिलेगा, एमसी की वेबसाइट में फॉर्म मिला। फॉर्म को भरना है डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको, कब, अगर आप किस लिमिट के अंदर आते हो, किस लिमिट के अंदर आते हो, लिमिट के अंदर आते हो। अगर लिमिट के ऊपर जाते हो, एक्सीड करते हो, तो भैया रोल आ गया, किसका रोल आ गया, सीएस प्रैक्टिसिंग। हम ये मान के चल रहे हो लिमिट के अंदर आ रहे, अप टू दी लिमिट, तो काम कम है, आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर इस फॉर्म को भरेगा और सर्टिफाई करेगा कि सारे लॉ हमने फॉलो किए। लेकिन इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, आपकी एलएलपी बहुत भारी काम कर रही है, लॉज इसमें ज्यादा लग रहे हैं, तो भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर से काम नहीं चलेगा, सीएस का रोल आएगा। प्रैक्टिसिंग सीएस चेक करेगा कि आपने सच में एलएलपी एक्ट 2008 को कंप्लाई किया है कि नहीं किया, तो सर्टिफाई करेगा कि हाँ, स्टैंप मार के देगा सब सही है, और फिर ये आपको आरओसी को भेजना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, छोटी है लिमिट के अंदर है तो भैया कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर से काम चल जाएगा। बड़ी है तो प्रैक्टिसिंग सीएस आएगा, सर्टिफाई करेगा, ट्रू है, वेरीफाइड है, सब मैंने अच्छे से चेक कर लिया, सीएस ऐसा बोलेगा। बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, इसी के अंदर की डिटेलिंग है। फाइल करते वक्त साइन या तो डीपी मारेगा या तो प्रैक्टिसिंग सीएस, कब डीपी मारेगा कब प्रैक्टिसिंग सीएस मारेगा, डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, जब कभी भी ये टर्म्स आते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, समझना कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आपके दिमाग में आना चाहिए आईबीसी। क्या होता है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। ये कंपनी बर्बाद हो रही है, एलएलपी है यहाँ पर, तो एलएलपी बर्बाद हो रही है, मतलब कंपनी अब एलएलपी कगार में आ गई कि अब बंद हो जाएगी, लेकिन ट्राई किया जाता है इस कंपनी को बचाने का, ठीक है। इफ एलएलपी इज अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, अगर ये एलएलपी आईबीसी कोड में गई है तो भैया इसमें एक ऑफिसर आता है। एनुअल रिटर्न इस कंपनी का आ चुका है टाइम, लेकिन एक कंपनी आईबीसी में आ चुकी है, बर्बाद हो रही है, तो भाई कुछ भी हो जाए एनुअल रिटर्न तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन अब साइन कौन करेगा, इन्होंने बोला भैया साइन करने वाला आता है इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये होता है सीएस, ये होता है सीएस। कौन सीएस होगा बच्चा, प्रैक्टिसिंग ही रहेगा, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएमए, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो ये वो प्रोफेशनल्स है जो कंपनी को एलएलपी को बचाने का ट्राई करेंगे, जहां ये टर्म आएगा समझ जाना। अगर आपकी सिचुएशन वो वाली है तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यही प्रैक्टिसिंग सीएसीएस प्रोफेशनल, और अगर कंपनी बर्बाद हो रही है तो उसके केस में लिक्विडेशन में जा रही है तो लिक्विडेटर, जो ऑफिसर का नाम बोलना है बोलो, इंस्टेड ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी अच्छा खासा चल रही है, लिमिट के अंदर है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करे, अच्छा खासा चल रही है, लिमिट क्रॉस कर रही है तो प्रैक्टिसिंग सीएस। कंपनी बर्बाद हो रही है, बचाने का ट्राई किया जा रहा है, तो बचाते वक्त जो ऑफिसर आए हैं वो ऑफिसर इस एनुअल रिटर्न में साइन करेंगे। क्या 3 लोग साइन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, पक्का। और फाइनली इन्होंने बोला जो भी बातें अभी हमने ऊपर पढ़ी, एनुअल रिटर्न जैसी बड़ी चीज अगर आपने नहीं
दिया आरओसी को, तो आप पे पेनल्टी लगेगी 100 रुपए के हिसाब से पर डे, 1 लाख तक जा सकती है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर में अलग से 50,000। तो कुल मिलाकर हमने पढ़ा हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। बात समझ में आई? अगर आप नहीं करोगे तो पेनल्टी है, और जब करोगे तो कौन साइन करेगा इसका हमने स्पेसिफिकेशंस पढ़ा। 3 लोग साइन कर रहे हैं। कब डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर रहा है? एलएलपी छोटी होते हो, अगर एक्सीड करती है तो प्रैक्टिसिंग सीएस, अगर वो लिक्विडेशन में गई है या फिर आईबीसी में गई है तो उनका जो भी प्रोफेशनल ऑफिसर लिक्विडेटर होता है वो करेगा। क्लैरिटी है? पक्का? ये सेम एज इट इज ही लिखा है, बस मैंने थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में बोला। बचाने का ट्राई करते। हाँ हाँ हाँ, यस सेम होता है। ठीक है, सेम कंपनी में जैसा कुछ होता है, जैसे आपने यस बैंक को बर्बाद होते देखा तो एसबीआई बैंक ने आके बचाया है, सेम एलएलपी भी बर्बाद हो रही है तो कोई भी आके से बचा सकता है। वाइंडिंग अप में जाना इज लाइक का आईसीयू में जाना। ठीक है, वेंटिलेटर में आ चुके हो तुम, तुम्हें बेस्ट ट्राई किया जा रहा है बचाने का, या तो वहां से वापस आ जाओगे या तो वहीं रह जाओगे। ठीक है, क्लियर है? लास्ट टॉपिक, हेडिंग बताओ क्या लिखा है बच्चों। सबसे पहले कंपाउंडिंग का मतलब समझेंगे। वेरी गुड। इकट्ठा करना है, पक्का इकट्ठा कर रहे हो? कर लिया इकट्ठा? कंपाउंडेबल ऑफेंस दिख रहा है, इसका मतलब समझेंगे। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जो सेटल किया जा रहा है क्या कर कर। पैसे ले लो यार, केस मत बनाओ। ये वो घूस है जो हम पुलिस को देते हैं जब वो चालान काट रहा होता है, ऐसा? ऐसा ही है? नहीं, ये लीगल तरीके से हो रहा है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई केस बनता है। अब समझो केस बनता है तो क्या जाएगी, पहले जाएगा प्रॉपर कंप्लेन लेटर, एप्लीकेशन जाएगी, फिर हेयरिंग में बुलाना, ये सब। तो बोलते भाई सुनना मत कर ये सब, एक काम कर, एनसीएलटी को रिक्वेस्ट करिए आपने कि आप हमारा केस लंबा चौड़ा मत बनाओ, रादर आप क्या करो, हमसे फाइन ले लो। हम उस पंचायत में फंसना नहीं चाहते। गाड़ी ठुक गई 2 लोगों की, रफा दफा कर देते उसी में, नहीं तो कहेगा मैं पुलिस के पास जाऊंगा, लंबा केस फंसा होगा, तो भैया उसी टाइम पे कॉम्प्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है, ज्यादातर हम यही करते हैं। ठीक है, और ठोकते भी रहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या, आप अपने सारे ऑफेंस को एक साथ कंपाउंड कर रहे हैं ताकि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू आप कोर्ट के प्रोसिक्यूशन में, केस की प्रोसीडिंग में फंसना नहीं चाहते। कंपाउंडेबल ऑफेंस समझ में आया? पक्का? लिख लो उसका मीनिंग, तो पहले लिख लो। गुड। अब थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में सेम लिखा है, कुछ अलग नहीं है। अथॉरिटी टू कंपाउंड ऑफेंस, किसको एप्लीकेशन भेजोगे कि भैया कंपाउंड करो, लीगल केस मत बनाओ? इन्होंने कहा भैया आरडी। अब मुझे बताओ ये आरओसी के ऊपर था कि नीचे था? ऊपर था। रीजनल डायरेक्टर को दोगे या फिर सेंटर गवर्नमेंट ने किसी को भी, किसी ऑफिसर को ऑथराइजेशन दे रखी ना, पता लगाओ, उसको एप्लीकेशन दोगे। लेकिन याद रखना सीजे जिसको भी ऑथराइजेशन देगा वो कोई एमआई वाला नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ आरडी, मतलब उसके बराबर का या उससे ऊपर का होगा, मतलब बड़े ऑफिसर के पास आपका केस जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल आरडी है या सीजी जिसको बता दे। ये वो है जो आपके सारे पनिशमेंट को, फाइन को एक साथ कंपाउंड करके एक साथ आप पे सर पे लगाएगा कि भैया ठीक है एक बार में पूरा पैसा दे दो। अथॉरिटी कौन है समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या लिखा है, सॉरी बीच का पॉइंट रह गया। फाइन ऑफ द कंपाउंडिंग कैन बी, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब। अक्सर हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, 1 लाख लग सकते, एग्जाम्पल बता रही हूँ, 1 लाख मैक्सिमम है, तो उन्होंने कहा कि कंपाउंड में हम हो सकता है पूरा पूरा क्या मांग ले, 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट मांग ले, आपको देना पड़ेगा अगर बचना चाहते, बट नॉट लोअर देन द मिनिमम। मैंने बोला भैया एग्जाम्पल, मिनिमम 1,000 तो लगेगा और मैक्सिमम कितना लगेगा, 1 लाख। तो उन्होंने कहा 500 में बात नहीं बनने वाली। ठीक है, चालान अगर 500 का है तो कितना देते हो, गाड़ी वाला चालान जो कटता है 300 देते हो? अरे लड़कियों ज्यादा मत दिया करो यार, लड़कों से सीखो। पक्का? है ना, फोन लगवा देते हो तुम लोग, वही बच्चे जो फोन वाले हो, है ना? चलो वो भी कहते हो क्या रे, छोटे छोटे काम के लिए फोन करवाते हैं, है ना? चलो वापस आ जाओ। कंपाउंडिंग टाइम फ्रेम, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस डज नॉट अप्लाई इफ द सिमिलर ऑफेंस इज कमिटेड। अब ये थोड़ी कहानी समझने वाली है, ये कहानी समझने वाली को थोड़ा सा स्किप, पहला समझ में आया? कौन कंपाउंड करेगा, आरडी के पास एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है,
सेकंड थोड़ी देर के लिए स्किप, नीचे आओ, क्या लिखा है? एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन दोगे तुम, देखो रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार आगे देगा किसको? रीजनल डायरेक्टर या फिर जो भी सीजी को ऑथराइजेशन जिसने दे रखी, जिसको दे रखी वो, मतलब आप डायरेक्ट आरडी के पास नहीं जाते। कंपाउंडिंग मस्ट बी इन्फॉर्म टू दी रजिस्ट्रार विद इन आफ्टर ऑफेंस इज कंपाउंडेड। मैं वो इंसान मैं किसे भेजूंगी भाई? आरओसी को। आरओसी किसे भेजेगा? आरडी को। आरडी जैसे ही ऑर्डर पास करेगा कि हाँ कंपाउंड हो गया, तो मैं तुरंत आरओसी को इन्फॉर्म करूंगी 7 दिन के अंदर। मतलब आरडी मुझे डायरेक्ट बता रहा है कि हाँ कंपाउंड हो चुका है, तो अब मैं आरओसी को बोलूंगी आरओसी मुझ पे अब ज्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी, जितना आप लगा रहे थे थोड़ी कम लगेगी। बात समझ में आ गई? या जो भी मैटर होगा। इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब भाई प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए हमने किया ना, केस प्रोसीडिंग से बचने के लिए, ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर। आपने किया कब? जब केस चल रहा था, उससे पहले या उसके बाद? बिफोर प्रोसिक्यूशन तो उन्होंने बोला कि अब केस नहीं चलेगा भाई, हमने पहले ही पैसे में सेटलमेंट कर दिया, तो अब नया केस स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन केस स्टार्ट हो चुका था। द कोर्ट मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफेंडर विल बी डिस्चार्ज। वो कहेंगे केस को खत्म करो, इसने पैसे दे दिए। तो कुल मिलाकर केस चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कंपाउंड होगा, पहले है तो स्टार्ट ही नहीं होगा केस, और स्टार्ट हो चुका है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसकी लाइबिलिटी यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी। क्लियर? नॉन कंप्लाइंसेस विद दी, आरडी ने ऑर्डर दिया, आपने भैया फुलफिल ही नहीं करी, एलएलपी या कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल टू कंप्लाई द टर्म्स एंड कंडीशन। आरडी ने बोला था मैं कंपाउंड तब करूंगा जब तुम मेरी 4 कंडीशन फुलफिल करोगे, तुमने वो 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो भैया गए तुम। जो मैक्सिमम पेनल्टी थी ना, कुड भी भूल जाओ। अब हमने बोला था कि कंपाउंड करेंगे और प्लस बोला था कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करो, तुमने कहा कि ठीक है फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करी, तो जस्ट डबल भी किया जा सकता है। दिस अप्लाई इफ एलएलपी डज नॉट। ये किन बातों की बात हो रही है? आपको रिटर्न फाइल करना था, अकाउंट्स बनाना था, जो भी ऊपर हमने पढ़ा, अदर डॉक्यूमेंट विद इन टाइम पर देना था। अगर ये गलतियां आपसे होती है तो आपका लंबा चौड़ा केस ना बनाकर आप कंपाउंडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते। ऊपर अभी हमने पढ़ा हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न देना है, भूल गए, गलती हो गई, केस बन रहा है, एक काम करो फाइन देकर निकलो। लेकिन फाइन देकर निकलने के लिए एप्लीकेशन कहां जाएगी? आरडी। आप डायरेक्ट जाते हो कि आरडी के पास? नहीं, पहले कहां जाओगे? आरओसी। आरओसी की कहां जाएगा? आरडी। फिर आरडी डायरेक्ट हमें बताएगा, जिस दिन हमें पता चला वहां से आरओसी को इन्फॉर्म कर दो 7 दिन के अंदर। फिर उन्होंने बोला क्या होगा फिर प्रोसिक्यूशन का? भैया केस खत्म हो जाएगा, या तो स्टार्ट ही नहीं होगा या हो चुका है तो वहीं डिसमिस कर दिया जाएगा। और फाइनली उन्होंने बोला अगर बात नहीं मानी तो जस्ट डबल में फंसोगे। पढ़ने वाला कंसेप्ट अब थोड़ा अच्छे से समझना। देखते हैं इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है? कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस डज नॉट अप्लाई इफ द सिमिलर ऑफेंस इज कमिटेड विद इन द 3 years ऑफ द प्रीवियस ऑफ। पक्का आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, नीचे वाला पॉइंट, एनी ऑफेंस कमिटेड आफ्टर 3 years पीरियड ट्रीटेड एज फर्स्ट ऑफेंस। चलो केस एलएलपी फेल हो जाता है क्या फाइल करने में? एनुअल रिटर्न। कौन से वाले साल की? 2020 की। ठीक है, एलएलपी बोल रहा है भैया केस मत करो, मैं फाइन देने को तैयार हूं, कंपाउंड कर दो। किसको एप्लीकेशन दी होगी? आरडी को। आरओसी के थ्रू आरडी को दे दिया। उसने बोला ठीक है भैया मैंने कंपाउंड कर दिया। पहली गलती कंपाउंड कर दिया। दूसरी गलती कब करी? क्या 3 साल के अंदर अंदर करी है? कंपाउंड होगा? नहीं होगा। पहले साल गलती करी, माफी दे दी, कंपाउंड कर दिया। हमने कहा ठीक है केस नहीं बनाएंगे, कंपाउंड कर दिया, फाइन दे निकल जा। लेकिन फिर से नेक्स्ट ईयर 2021 में फिर से तुमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। इन्होंने कहा भैया विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस, जब फर्स्ट ऑफेंस वहां से 3 साल के अंदर सेम गलती कर रहे हो, दूसरी गलती करो तो बात अलग है। एक ही गलती बार बार क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी रिक्वेस्ट आई ना कंपाउंड की, हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। क्लैरिटी है? क्योंकि तुरंत आज गलती करी, कल गलती कर रहे हो तुम। लेकिन अगर 3 साल के बाद करोगे, कब गलती करी? 20 में गलती हो गई थी, 21 ठीक गया, 22 ठीक गया, 23 ठीक गया, अब भैया 24 में गलती कर दी, तो उन्होंने कहा कि कंपाउंड हो जाएगा। गैप के बाद करी ना, 3 साल के गैप के बाद करोगे तो माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर गलती इन 3 साल के अंदर अंदर करोगे, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारा केस बनना चाहिए, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। क्या बात समझ में आई? पहला 20 हो गया, उसके बाद 3 साल 21, 22, 23, ये 3 साल रहेंगे। बात समझ में आ गई?
फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर तो हो रहा है ना, हाँ, आज इस साल ऑफेंस हुआ तो अब इस फाइनेंशियल ईयर को मत काउंट करो, उसके बाद के 3 साल के आपको फाइनेंशियल ईयर को काउंट करना। क्लैरिटी है? पक्का? लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया बार बार एक गलती करो तो अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्लियर? कंपाउंड का मतलब बताओ, बताओ, फोटो ले लो। हम फाइन देने को तैयार है, लंबा केस नहीं करवाना चाहते, कंपाउंड हो जाएगा, हाँ, एप्लीकेशन भेजो पहले, हाँ भी कर सकता है ना भी, और छोटा एप्लीकेशन आपको भेजनी पड़ेगी। कहाँ भेजोगे? आरडी। किसके थ्रू? आरओसी के थ्रू। जब भी उसका रिप्लाई आएगा तो भैया उनको भी इन्फॉर्म कर दो आरओसी को कि वो डायरेक्ट आपको बताएंगे। लेकिन प्लीज गलती बार बार रिपीट मत करना। 3 सालों में गलती करी तो नो कंपाउंडिंग, 3 साल के बाद करी तो मानेंगे यस बहुत दिनों बाद फ्रेश है, कंपाउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कुछ फुलफिल करना है, फॉर्मेलिटीज, तो आपने फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करी तो डबल पेनल्टी के लिए तैयार रहना। क्लैरिटी? चैप्टर समझ में आया? चैप्टर इजी है लेकिन पूरा सीएस कोर्स का तो क्रक्स सही है ना, कुछ मुश्किल है क्या? क्या रिवीजन कर रहे हो? अब जरा इंडेक्स अपने अपने हाथों में ले लो,